हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूसीसी। मेरा नाम प्रखर मिश्रा है। मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स कर रखा है। मैं पिछले 4-5 सालों से क्लास 9 से 12 के स्टूडेंट्स को ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ और ये मेरा ऑनलाइन पहला क्लास है। अक्सर स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री बहुत टफ लगता है, लेकिन आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि केमिस्ट्री बहुत ही सिंपल और लॉजिकल सब्जेक्ट है। इस चैनल पे आपको क्लास 9 से 12 के हाई क्वालिटी लेक्चर्स मिल जाएंगे। बस मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ बने रहिए। और एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं कि आप हमारे पर भरोसा कर सकते हैं। और चलिए फिर इसी के साथ शुरू करते हैं क्लास 10 की केमिस्ट्री की जर्नी। और हाँ, अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो क्लास 10 की केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है वह है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आमतौर पे ये एग्ज़ाम में इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो फर्स्ट पॉइंट आपका है केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन होता क्या है? केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसमें कोई नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टीज के साथ बनता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपने हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया, इन दोनों का आप रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन कराने के बाद आपको वाटर मिलता है। फॉर एग्जांपल H2 प्लस O2। अब आप इसका रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन कराने के बाद आपको मिलेगा 2H2O वाटर। ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, इन दोनों का रिएक्शन हुआ। रिएक्शन होने के बाद आपको कोई नया सब्सटेंस मिला। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें कोई नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टीज के साथ मिलता है। एग्जाम्पल देखिए, द प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस इन विच जिसमें न्यू सब्सटेंस कोई नया सब्सटेंस फॉर्म बनता है विथ न्यू प्रॉपर्टीज, नई प्रॉपर्टीज के साथ बनता है, इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ, फिर आपको मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप चाहे इस एग्जांपल को ले सकते हैं और इस एग्जांपल को भी। तो सिंपल लैंग्वेज में केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें कोई नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टीज के साथ मिलता है, उसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन पहचानने की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि किस बेसिस पे आप पहचानेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। तो अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। क्या हैं? देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देखिए, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, आप किसी भी बोर्ड से हैं, चाहे आप CBSE बोर्ड से बिलोंग करते हैं, चाहे आप ICSE बोर्ड से बिलोंग करते हैं, चाहे आप UP बोर्ड से हैं, चाहे बिहार बोर्ड से हैं, आप जो कंटेंट इसमें पढ़ाया जा रहा है आप इसको पढ़ लीजिए। एग्जाम में आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इसको मैंने खुद ही बनाया हुआ है। तो अब देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो उसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। इसका मतलब होता ये है कि अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो किस किस बेसिस पे आप पहचान सकते हैं कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वहाँ पे पहला कंडीशन होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। फर्स्ट पॉइंट, इवोल्यूशन ऑफ गैस। वहां पे गैस रिलीज होगी, गैस का रिलीज होना वही आपका कहलाता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। सेकंड आपका है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अब इसमें एक टर्म आपका आता है प्रेसिपिटेट। तो अगर कोई ऐसा नया टर्म आए तो आप उसको समझने की कोशिश कीजिए। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है, बेसिकली प्रेसिपिटेट होता है एक इनसॉल्युबल सॉलिड। इनसॉल्युबल सॉलिड, तो प्रेसिपिटेट होता है इनसॉल्युबल सॉलिड। इनसॉल्युबल सॉलिड होता है। अब ये क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो लिक्विड सॉल्यूशन होता है वो साइड हो जाता है और प्रेसिपिटेट जो होता है वो लिक्विड सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाता है, वही होता है प्रेसिपिटेट। तो अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन में पहला तो हो जाता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, या तो कोई गैस रिलीज होगी, या तो दूसरा क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, या तो प्रेसिपिटेट बनेगा। आप परेशान मत होइएगा, इसको एक वन बाय वन, पॉइंट बाय पॉइंट एक एक चीजों को समझाएंगे। थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है, चेंज इन कलर। अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें कलर में चेंजेस आ सकता है, थर्ड पॉइंट है। फोर्थ, चेंज इन टेम्परेचर। अगर रिएक्शन हो रहा है तो टेम्परेचर में बदलाव हो सकता है। जैसे अगर आप किसी चूने को उठा के आपने पानी में डाल दिया, आपने किया ही होगा, आमतौर पे बच्चे करते ही हैं। तो अगर किसी चूने को उठा के आप पानी में डालते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पे टेम्परेचर रिलीज होता है, वो काफ़ी गर्म हो जाता है। तो ये भी एक टाइप का केमिकल रिएक्शन है। फोर्थ पॉइंट, चेंज इन स्टेट, वो अपने स्टेट में चेंज करता है।
स्टेट में चेंज होने का मतलब हो गया कि अभी तक कोई चीज़ मान लीजिए लिक्विड में है, फिर वो गैस में हो गई, फिर गैस में है, फिर वो सॉलिड में हो गई, तो ये होता है चेंज इन स्टेट। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या हुए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें इतनी प्रॉपर्टीज आपको दिखाई देगी। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन इन एक एक प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। इसको नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस में क्या हो गया कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें क्या है, गैस रिलीज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, द इवोल्यूशन ऑफ गैस अकर्स व्हेन ए केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूसेस ए गैस एज वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट। इवोल्यूशन ऑफ गैस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है और किसी केमिकल रिएक्शन के साथ में कोई एक गैस रिलीज हो रही है प्रोडक्ट में, क्योंकि देखिए जो लेफ्ट हैंड वाला पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो आपको मिलता है वो कहलाता है आपका प्रोडक्ट। तो जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन होने में जो प्रोडक्ट आपको मिलता है, अगर प्रोडक्ट में कहीं पे आपको कोई गैस रिलीज होता दिख रहा है तो वही होता है एवोल्यूशन ऑफ गैस। अब वही बोला गया है कि एवोल्यूशन ऑफ गैस कब होता है, जब कोई केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करता है कोई गैस को। अब देखिए जिंक और HCl का रिएक्शन हुआ, इसमें क्या है ZnCl2 बना और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, तो ये आपका कहलाएगा इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर कोई गैस रिलीज हो रही है तो वो कहलाएगा इवोल्यूशन ऑफ गैस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इसको नोट डाउन करना हो आप नोट डाउन कर दीजिए। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के बारे में समझिए। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट जो होता है वो एक होता है इनसॉल्युबल सॉलिड। इनसॉल्युबल सॉलिड, इनसॉल्युबल सॉलिड का मतलब होता है एक ऐसा सॉलिड है जो पानी में नहीं घुल सकता है। अब केमिकल जब रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड भी बनते हैं, मतलब ऐसा सॉलिड होता है जो पानी में नहीं घुल सकता। जैसे कोई केमिकल रिएक्शन हुआ तो उसमें होगा क्या कि केमिकल रिएक्शन, मान लीजिए यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है और इसमें क्या है आपका लिक्विड सोल्यूशन है, और एज्यूम कर लीजिए कि ये आपका प्रेसिपिटेट है, तो प्रेसिपिटेट क्या होगा, वो नीचे आके बैठ जाएगा, वो नीचे आके बैठ जाएगा, यही प्रेसिपिटेट कहलाएगा। अब एग्जांपल में क्या होगा, अब इसको समझिए डेफिनेशन। द फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट क्या होता है, अकर्स व्हेन टू सॉल्यूशन रिएक्ट टू फॉर्म एन इनसॉल्युबल सॉलिड। प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कब होता है, जब दो सॉल्यूशन रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद क्या होता है, कोई इनसॉल्युबल सॉलिड बन जाता है। कोई इनसॉल्युबल सॉलिड का मतलब होता है जो पानी में नहीं घुलेगा, और वो क्या होता है विच सेटल्स, जो सेटल हो जाता है कहाँ पे, एट द बॉटम ऑफ द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन के बॉटम में नीचे आके यहाँ पे सेटल हो जाता है। तो अब कोई मान लीजिए दो रिएक्शन आपने कराया, दो सॉल्यूशन को लिया, उसका रिएक्शन कराया, रिएक्शन कराने के बाद क्या हुआ, आपको मिल गया क्या, एक इनसॉल्युबल सॉलिड, और वो इनसॉल्युबल सॉलिड जो है वो आके नीचे बैठ गया, तो यही कहलाएगा आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो ये नीचे जो बैठेगा इनसॉल्युबल सॉलिड, इनसॉल्युबल सॉलिड जो नीचे बैठेगा यही कहलाएगा प्रेसिपिटेट, यही कहलाएगा। तो केमिकल रिएक्शन अगर होता है तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस रिलीज होती है, सेकंड क्या होता है आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तो ये हो गया। तो वही बोला गया है दिस सॉलिड, ये जो सॉलिड होगा ये सॉलिड क्या कहलाएगा, दिस सॉलिड इज ए प्रेसिपिटेट, ये प्रेसिपिटेट कहलाएगा। तो अब एग्जांपल में देख लीजिए, PbNO32 प्लस 2KI प्लस PbI2। जैसे अब अगर लेड नाइट्रेट, ये आपका है लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का रिएक्शन हो रहा है सोडियम आयोडाइड के साथ, लेड नाइट्रेट का रिएक्शन हो रहा है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, और रिएक्शन में आपको क्या मिल रहा है, लेड आयोडाइड, आपको यहां पे मिल रहा है लेड आयोडाइड। तो आपका जो लेड आयोडाइड है वो एक इनसॉल्युबल सॉलिड है, ये एक इनसॉल्युबल सॉलिड है, तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, प्रेसिपिटेट कहलाएगा। मतलब आप ध्यान से देखिए, जब आप लेड नाइट्रेट का रिएक्शन करवाते हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ तो आपको मिलता है लेड आयोडाइड, और लेड आयोडाइड जो है वो क्या है, एक इनसॉल्युबल सॉलिड है, ठीक है, और यही आपको क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेट।
तो आपका हो गया फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इसको नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट आता है चेंज इन कलर। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि सब्सटेंस के कलर में भी चेंजेस आता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे समझिए, अब इसमें क्या बोला गया है, सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर। कुछ केमिकल रिएक्शंस को हम लोग उसके कलर के बेसिस पे पहचानते हैं। फॉर एग्जांपल तो ही बोला गया है सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर। फॉर एग्जांपल के तौर पे क्या क्या है, जैसे व्हेन सिट्रिक एसिड। अब सिट्रिक एसिड क्या होता है, सिट्रिक एसिड क्या होता है, सिट्रिक एसिड मतलब जो खट्टी चीज़ों में पाए जाने वाली जो होता है वो सिट्रिक एसिड होता है। जैसे आपको ऑरेंज में सिट्रिक एसिड मिल जाएगा, आपको लेमन में मिल जाएगा, इसमें सिट्रिक एसिड। तो बोला गया एग्जाम्पल में कि जब सिट्रिक एसिड रिएक्ट करता है पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन के साथ। अब ध्यान से समझिए, जब सिट्रिक एसिड रिएक्ट करता है पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन के साथ तो देन द वायलेट कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट डिसअपियर्स, वो गायब हो जाता है। आमतौर पे होता क्या है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है इसका कलर जो होता है ये होता है वायलेट, ये वायलेट कलर का होता है। लेकिन जैसे ही पोटेशियम परमैंगनेट का रिएक्शन होता है सिट्रिक एसिड के साथ, जब सिट्रिक एसिड को पोटेशियम परमैंगनेट में डाला जाता है तो डालने के बाद क्या होता है कि जो पोटेशियम परमैंगनेट का कलर होता है वायलेट कलर, वो अपने आप डिसअपियर हो जाता है, वो गायब हो जाता है। तो इससे क्या हुआ, एक ये ऐसा केमिकल रिएक्शन हुआ जिसमें क्या हुआ, कलर चेंज हो गया। तो ये एक केमिकल रिएक्शन की एक प्रॉपर्टी हो गई कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि आपका सब्सटेंस का कलर भी चेंज होता है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है, लिख लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चेंज इन स्टेट। आपको पता है किसी भी ऑब्जेक्ट की 3 स्टेट होते हैं, आमतौर पे 3 होते हैं, और भी होते हैं लेकिन हम लोग को जो भी स्टडी करनी होती है 3 होते हैं। आपको कौन कौन से होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अगर किसी को और भी स्टेट पता है, किसी भी सब्सटेंस के कोई और स्टेट आपको पता है तो आप मुझे जरूर कमेंट कीजिए। तो चेंज इन स्टेट, अब क्या होता है, एग्जांपल में देखिए, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं, तो सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन स्टेट। कुछ केमिकल रिएक्शंस को हम उसके स्टेट में चेंज होने से पहचानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मोमबत्ती देखा होगा, घरों में सबके यहाँ पे होती है, जलती है। अभी के टाइम में नहीं, लेकिन पहले के टाइम में तो मोमबत्ती का काफ़ी काम लगता था। तो मोमबत्ती, अगर आप मोमबत्ती को जलाते हैं तो मोमबत्ती को जलाने में होता क्या है, जैसे आप वैक्स है, वैक्स को आप जब जलाते हैं तो जलाने में क्या होता है कि आपको, एक मिनट, आपको वाटर मिलता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये 2 चीज़ आपको मिलता है। अगर आप वैक्स को बर्न करते हैं, जलाते हैं, बर्न, मोमबत्ती को अगर आप जलाते हैं, वैक्स को जलाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, आपको वाटर मिलता है और CO2 मिलता है। अब ऐसा समझना है कि देखिए वैक्स क्या है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है। अब इसको जैसे हमने बर्न किया तो ये वाटर में और CO2 में कन्वर्ट हो गया। वाटर आपको पता है ये लिक्विड है और CO2 आपको पता है ये क्या है, गैस है। तो ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन हुआ जैसे ही आपने वैक्स को बर्न किया। एग्जांपल में लिखा है व्हेन वैक्स इज बर्न्ड, जो वैक्स को जलाया जाता है तो देन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म, तो वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, बनता है। ठीक है, हियर वैक्स इज सॉलिड। अब यहाँ पे क्या है, वैक्स सॉलिड में है और वाटर लिक्विड में है और CO2 गैस में है। तो ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन था जिसमें आपका स्टेट चेंज हो रहा है। जैसे वैक्स जो था वो सॉलिड में था, इसकी स्टेट चेंज होकर किस में हो गया, लिक्विड और गैस में चेंज हो गया। तो कोई केमिकल रिएक्शन, कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे भी होते हैं जिसमें सब्सटेंस के या फिर रिएक्टेंट के स्टेट चेंज होते हैं। तो इसको लिख लीजिए। मैंने जो आप लोग के लिए नोट्स डिजाइन किया है वो बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में है, आराम से इजिली कोई भी समझ पाएगा, वो किसी भी बोर्ड का क्यों ना हो। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन तो आप लोगों ने पढ़ाई होगा। केमिकल इक्वेशन होता क्या है, सिंपल फॉर्म में केमिकल इक्वेशन को समझते हैं। केमिकल इक्वेशन बेसिकली होता है क्या है कि केमिकल रिएक्शन जो होते हैं इनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे हो गया आपका, मान लीजिए
सोडियम है तो सोडियम का एक सिंबल होता है Na, कि हम सोडियम को इजिली Na से पहचानते हैं। तो वही चीज़ बोला गया है केमिकल इक्वेशन में। केमिकल इक्वेशन बेसिकली है क्या? केमिकल इक्वेशन जो होता है वो केमिकल रिएक्शन का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। मतलब कोई केमिकल रिएक्शन है तो किसी केमिकल रिएक्शन को हम सिंबल्स के थ्रू कैसे पहचानते हैं, तो वही बोला गया है एक केमिकल रिएक्शन इज ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। केमिकल रिएक्शन जो होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसका? केमिकल रिएक्शन का। और इसमें होता है, इसमें आपको ये पता चलता है कि एक तरफ जो लेफ्ट साइड में होता है आमतौर पे उसको रिएक्टेंट बोलते हैं और राइट साइड को प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे देखिए H2 का रिएक्शन हो रहा है O2 के साथ, तो आपको जो लेफ्ट हैंड में जो पोर्शन रहेगा उसको बोला जाएगा, वो कहलाएगा आपका रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब वो होते हैं जो रिएक्शन करते हैं, तो रिएक्टेंट वो होता है जो रिएक्शन करता है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करके क्या बनेगा? प्रोडक्ट। तो यहां पे आपको जो मिला वो कहलाता है प्रोडक्ट। तो केमिकल इक्वेशन क्या हुआ? केमिकल इक्वेशन हुआ केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। मतलब अगर कोई केमिकल रिएक्शन है तो उसको हम सिंबल से कैसे रिप्रेजेंट करें। अब जैसे सिंबल से रिप्रेजेंट करने का मतलब हुआ कि मान लीजिए अगर सिंबल से आप रिप्रेजेंट नहीं करते तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन लिखना पड़ता है, 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन लिखना पड़ता, फिर आपको यहाँ पे 2 पानी लिखना, वाटर लिखना पड़ता। तो क्या होता है कि केमिकल इक्वेशन केमिकल रिएक्शन को सिंबल के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसका तरीका होता है। इसमें होता क्या है, लेफ्ट हैंड में रिएक्टेंट होते हैं जो रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने के बाद जो मिलता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो देखिए आगे क्या लिखा है, शोइंग द रिएक्टेंट्स, वो रिएक्टेंट को दिखाते हैं, एंड प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों को दिखाते हैं, अलॉन्ग विद देयर केमिकल फॉर्मूलाज, और साथ में अपने केमिकल फॉर्मूला को दिखाते हैं। तो ये इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के 4 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, इनका रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के बाद वाटर बना। चलिए इसको नोट डाउन कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बिल्कुल सिंपल है। आप देखिए मैंने बोला ना कि आप मेरे साथ बस लगे रहिए, बाकी केमिस्ट्री बहुत ईजी सेक्शन है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर 100 मार्क्स का पेपर आपका है तो 100 में आप 95 प्लस सिक्योर करोगे, क्योंकि जितना मैं करा रहा हूँ इसके ऊपर एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। और परेशान मत होना, क्वेश्चंस भी कराएंगे, जितने क्वेश्चंस बन पा रहे हैं सारे क्वेश्चन कराएंगे, आपके प्रीवियस ईयर भी कराएंगे और जो बोर्ड में आने के चांसेस जिसके ज़्यादा होंगे वो भी कराएंगे। तो अब आपका आता है नेक्स्ट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो अब इसमें होता क्या है कि देखिए समझिए, अगर अब देखिए ये साइड जो होता है लेफ्ट हैंड साइड वाला होता है, ये कहलाता है आपका रिएक्टेंट, इसको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम पहचानते कैसे हैं कि आप हम देखते हैं पहले रिएक्टेंट की टाइप में, रिएक्टेंट की साइड में देखते हैं और रिएक्टेंट में देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। अब जैसे रिएक्टेंट में क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। अब हम देखते हैं कि रिएक्टेंट में जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के जितने एटम्स हैं क्या वो उतने एटम्स प्रोडक्ट के पास भी हैं? अगर रिएक्टेंट में जितने हाइड्रोजन के पास एटम हैं उतने ही प्रोडक्ट के पास हैं, तब हम बोलेंगे कि आपका इक्वेशन बैलेंस्ड है। इक्वेशन बैलेंस होने का मतलब हो गया कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, जैसे जितने भी एलिमेंट्स हैं, अब ये रिएक्टेंट का साइड है, रिएक्टेंट में क्या है, एलिमेंट एक आपका हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन के पास कितने एटम है? 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे। आपको पता ही होगा काउंटिंग कैसे होते हैं, 2 2 जब 4, तो यहाँ पे 4, हाइड्रोजन के पास 4 एटम हो गए। ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन के पास कितने एटम हैं? यहाँ पे 2 यहाँ पे हो गए। यही सेम चीज़ हम प्रोडक्ट की तरफ देखेंगे। अगर प्रोडक्ट के साइड में भी इतने ही हैं, इतने एटम है, हाइड्रोजन के 4 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो उस बेसिस पे हम बोलेंगे कि आपका इक्वेशन बैलेंस्ड है, सिंपल है। तो यहाँ प्रोडक्ट की तरफ देखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन को देखेंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए। ऑक्सीजन कितना हुआ? 2 हो गया। तो इस बेसिस पे अगर हम देखें तो पता चलता है कि हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड में रिएक्टेंट में 4 हैं, प्रोडक्ट में 4 हैं। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 2 हैं, प्रोडक्ट में 2 हैं। तो इस बेसिस पे क्या है कि अगर नंबर ऑफ एटम्स, हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम है, तो वो इक्वेशन कहलाएगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड में अगर जितने भी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स सेम हैं, तो वो इक्वेशन कहलाएगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर सेम नहीं है तो वो अनबैलेंस्ड कहलाएगा या स्केलेटल। इसकी बात हम आगे करेंगे, अगला पॉइंट वही है। तो देखिए
एक केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड, वो बैलेंस कब होगा? व्हेन द नंबर ऑफ एटम्स, जो एटम्स की संख्या होगी, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके एटम्स की संख्या होगी ऑन द रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट के साइड में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स के पास जितने एटम्स होंगे वो इक्वल होगा, बराबर होगा, किसके बराबर? टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट साइड के बराबर होगा। मतलब रिएक्टेंट के पास जितने एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स की संख्या, उनके एटम्स के नंबर जो होंगे वो प्रोडक्ट्स के नंबर के अगर बराबर हैं तो हम बोलेंगे इक्वेशन आपका बैलेंस है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड को ही हम बोलते हैं एक नाम और, इसको बोलते हैं स्केलेटल। इस नाम को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनबैलेंस्ड या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन ये। अब अनबैलेंस का मतलब सिंपल हो गया। बैलेंस में क्या हो रहा था कि प्रोडक्ट के साइड में जितने एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स और प्रोडक्ट के साइड में अगर बराबर है तो बैलेंस कहलाएगा, अगर बराबर नहीं है तो वो अनबैलेंस कहलाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। अब देखिए इधर आपका क्या था? बराबर था, आपने बोला बैलेंस्ड है। अब इसमें क्या है? स्केलेटल में अब बोला गया है इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, अगर जितने भी एलिमेंट्स हैं प्रोडक्ट के साइड में, जो एलिमेंट्स हैं उनके जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल, अगर वो बराबर नहीं है ऑन द बोथ साइड, अगर दोनों साइड में बराबर नहीं है तब हम बोलेंगे कि वो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को देखिए ध्यान से। अब मैं रिएक्टेंट की बात करता हूँ, तो रिएक्टेंट में क्या एलिमेंट है? एक हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन के पास कितने एलिमेंट हैं, कितने एटम हैं? 2। ऑक्सीजन के पास कितने एटम हैं? 2। ये हो गया। अब आते हैं प्रोडक्ट की तरफ। ये रिएक्टेंट था, ये प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है, यहाँ भी 2 है बराबर है। ऑक्सीजन, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितना है? 1 है। अब ध्यान से देखिए, बैलेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है। इसका मतलब हो गया कि आपका ये केमिकल इक्वेशन क्या है? अनबैलेंस्ड है। और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को ही हम बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। तो देखिए, इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑन ईच एलिमेंट इज नॉट इक्वल, अगर नंबर ऑफ एटम्स दोनों एलिमेंट्स में इक्वल नहीं है, दोनों साइड में, द इक्वेशन इज अनबैलेंस, तो इक्वेशन अनबैलेंस कहलाएगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इसको हम लोग स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं। तो आप चाहे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलो, चाहे स्केलेटल बोलो, बोथ आर सेम। तो इसको भी नोट डाउन कर दीजिए। और मैं अभी इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगा, तो एकदम आप टेंशन फ्री रहिएगा। अब ये देखिए, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है, क्योंकि एग्जाम में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे, आपको क्वेश्चन दे देंगे, बोलेंगे आप इसको बैलेंस कीजिए। तो बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, एकदम निश्चिंत आप रहिए। तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन में क्या है? देखिए, Zn प्लस H2SO4 का रिएक्शन हुआ और मिला आपको ZnSO4 प्लस H2, ये रिएक्शन हुआ। अब क्या होता है, आपको पता है इधर का पोर्शन रिएक्टेंट कहलाता है और ये पोर्शन प्रोडक्ट कहलाएगा। अब हम लोग करते क्या है, केमिकल इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है उसको कैसे सीखते हैं, कैसे करते हैं। देखिए, अगर आपको बैलेंसिंग पूछेगा तो क्या करना है, सबसे पहले आपको उधर लिखना है एलिमेंट, एक चार्ट बनाना है, ऐसा ही एक चार्ट बनाना है, इसमें लिखना है एक तरफ एलिमेंट। अब जितने भी एलिमेंट्स हैं लेफ्ट हैंड साइड में आप एलिमेंट्स देखो, Zn है तो Zn लिख लो, H है तो H लिख लो, S है तो S लिखा, और O है तो O लिख लो, इतना लिख लो। एलिमेंट्स आपने लिख लिया। फिर आपको इसके बाद क्या लिखना है, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, साथ में नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट में कितने हैं। क्योंकि आप जब दोनों को काउंट करेंगे और दोनों की नंबर्स अगर बराबर आ गया, दोनों के नंबर्स अगर बराबर हो गए तो हम बोलेंगे वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अगर बराबर नहीं आया तो अनबैलेंस्ड या फिर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है। अब हम देखिए काउंट करते हैं। अब देखिए, Zn है तो रिएक्टेंट में Zn क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 हो गया। उसके बाद से H कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 हो गया। S कितना है, S 1 है, 1 हो गया। और O कितना है, 4 है, तो यहाँ पे 4 हो गया। सिमिलरली अब प्रोडक्ट की तरफ आते हैं। प्रोडक्ट में देखते हैं Zn कितना है, 1 है, तो 1 हो गया। H कितना है, 2 है, अब यहाँ पे देखिए 2 है तो यहाँ पे 2 कर दिया। S कितना है, S 1 है, 1 कर दिया। O कितना है, 4 है, तो यहाँ पे 4 कर दिया। अब आप इसको मैच कराइए, Zn इसमें भी 1, इसमें भी 1 इक्वल है। हाइड्रोजन इसमें भी 2, इसमें भी 2 इक्वल है। सल्फर इसमें भी 1, इसमें भी 1 इक्वल है। ऑक्सीजन यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। अगर सब बराबर है, अगर सारे बराबर हैं तो वो केमिकल इक्वेशन कहलाएगा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
और अगर बराबर नहीं भी है, उसमें से कोई भी एक बराबर नहीं है, तो वो आपका अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। आपको एग्जाम में केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आएगा कि आपको एक क्वेश्चन दे देंगे, बोलेंगे इस क्वेश्चन को बैलेंस कीजिए। खैर आप उसके लिए परेशान मत होइए, उसको सारे क्वेश्चन कराएंगे। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको नोट कर लीजिए। इसी तरीके से आपको एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है। अगर आता है आपको बैलेंसिंग, तो इसी तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना है, नोट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट, अब आता है आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शंस के टाइप क्या होते हैं। तो आमतौर पे हम लोगों ने रिएक्शन वगैरह देखा, अब आते हैं केमिकल रिएक्शंस के टाइप। तो केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो तो हम लोग ने पढ़ लिया। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें कोई नया सब्सटेंस नई प्रॉपर्टीज के साथ बनते हैं, वो भी हो गया। अब केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के हो सकते हैं, तो आमतौर पे केमिकल रिएक्शन 5 टाइप के होते हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, सेकंड डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड द फिफ्थ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। आपको मैं बताऊं, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मतलब ये जो जितने भी रिएक्शंस आपको दे रहे हैं बहुत इजी है। जो नाम है, नाम के बेसिस पे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे कॉम्बिनेशन मतलब होता है जोड़ना, तो उस बेसिस पे रिएक्शन में भी वही होता है कि दो सब्सटेंस जब जुड़ते हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाता है। डीकम्पोजिशन मतलब होता है तोड़ना, तब जब कोई एक सब्सटेंस टूटता है 2 भागों में तो डीकम्पोजिशन होता है। तो इसमें है क्या कि जो नाम दे रखा है, जो भी नेमिंग इसकी है, उसी की बेसिस पे आप इसका मतलब निकाल सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे और एकदम निश्चिंत रहिए, इसके नोट्स बनाते चलिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए, खैर इससे पहले मैं आपसे चाह रहा हूँ कि एक बीच में एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, सिंपल सा। तो चलिए बताइए आप लोग कि फॉर एग्जाम्पल 3 बंदे हैं, मान लीजिए ये 3 लड़के हैं, ये कहीं घूमने गए, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो कमेंट करके मुझे बताइएगा। मान लीजिए ये 3 लड़के हैं, ये कहीं घूमने गए, और घूमने गए तो वहाँ पे एक ये दुकान पे गए और दुकान पे इन्होंने कुछ खाया, और खाने के बाद जो बिल बना वो एक एक बंदे का बिल बना 25 रुपये। तो इन लोगों ने क्या किया, 25 रुपये पे किया, 25 रुपये तीनों ने पे किया। तो जब 25 पे करेंगे तो कितने रुपए हो गए, 75 रुपये। तो 75 रुपये दुकान वाले को मिला, दुकान वालों ने 75 रुपये ले लिए, और लेने के बाद क्या किया दुकान वाले ने कि 75 रुपये में बोला 5 रुपये उसने वेटर को दे दिया, और वेटर को देके बोला कि काम करो, जो 5 रुपये हैं वो इन तीनों को वापस कर दो डिस्काउंट के तौर पे। तो वेटर आया और इन तीनों को पैसा वापस करने के लिए, लेकिन चूंकि ये 3 लोग थे और उसके पास 5 रुपये थे, ध्यान से सुनना, इन तीनों ने कितना पे किया, 75 पे किया। और उसके बाद से 75 में जो दुकानदार था उसने बोला, वेटर को 5 रुपये दिए, उसने बोला कि जो तीनों लड़के खाना खाने आए थे उनको क्या करो, पैसे वापस कर दो। तो वेटर जब देने आया पैसा तो उसमें यहाँ पे 3 लोग थे और इसके पास 5 रुपये थे, तो डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसने क्या किया कि इन सभी को 1-1 रुपये दे दिया। अब जब 1-1 रुपये वापस दे दिया तो 1 रुपया जब वापस देंगे तो इनके पास कितना बचा, 24 रुपये। इसके पास भी 24 रुपये बचा और इसके पास भी 24 रुपये, क्योंकि पहले इन्होंने कितना दिया था, 25-25 दिया था और 1-1 वापस हो गया तो 24-24 रुपये बचे। और वेटर के पास कितना बचा, 2 रुपये बचे। तो क्या है, अब देखिए, अब इनको जोड़ेंगे आप तो 24 और 24 कितना हुआ, 72 आ गया, 72 रुपये। 72 रुपये ये, और वेटर के पास 2 रुपये, 74 रुपये हुए, टोटल 74 हुए। लेकिन उन्होंने तो 75 दिए थे, तो आपको बताना है कि वो 1 रुपया कहाँ गया। आप दिमाग लगाइए और उसके बाद से कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। पहला रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता क्या है कि जब कोई भी दो सब्सटेंस मिलते हैं और मिलकर कोई नया सब्सटेंस बना देते हैं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। कॉम्बिनेशन मतलब होता है चीज़ों को जोड़ना। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जब कोई 2 सब्सटेंस मिलते हैं और मिलकर कोई नया सब्सटेंस बना देते हैं तो वो रिएक्शन कहलाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल H2 और Cl2, ये दोनों मिले और मिलने के बाद क्या है कि इन्होंने बना दिया HCl। तो ये क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ। तो उसमें होता क्या है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में द रिएक्शन इन विच, जिसमें ऐसा रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म सिंगल सब्सटेंस, ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस मिलके कोई एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं अंडर सुटेबल कंडीशन।
सुटेबल कंडीशन इसलिए जरूरी है क्योंकि अब जैसे H2 और Cl2 ये रिएक्शन कर रहे हैं, ये रिएक्शन करेंगे, तो रिएक्शन करने के साथ साथ में इनको सनलाइट भी चाहिए, सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करेंगे तभी HCl बनेगा। तो ये रिएक्शन कहलाएगा आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अगर आपसे कोई पूछता है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस मिलके कोई एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं अंडर सुटेबल कंडीशन, तो उस रिएक्शन को बोल देते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसको नोट डाउन कर दीजिए। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखिए, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि डिस्प्लेस करने का मतलब आपको पता है, किसी की पोजीशन को चेंज कर देना, डिस्प्लेसमेंट वही होता है। डिस्प्लेस करने का मतलब किसी की पोजीशन को चेंज कर दिया गया है। अब ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या होता है कि अगर किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को आप चेंज कर दें तो वो रिएक्शन आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। एक मिनट रुकिए थोड़ा। ठीक है। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, सिंपल है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट का पोजीशन ले लेता है। सिंपल सा है, जिसमें कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट का पोजीशन ले लेता है, उस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, कोई एक एलिमेंट है और वो किसी दूसरे एलिमेंट की पोजीशन को ले लेता है, तो उस रिएक्शन को बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, Zn और CuSO4 इनका रिएक्शन हुआ। रिएक्शन होने के बाद Zn ने क्या किया, Cu की स्पेस को ले लिया। जहां पे Cu था, Cu को हटा के Zn आ गया, तो इसने क्या किया, Zn ने क्या किया, एक की पोजीशन को चेंज कर दिया। तो डिस्प्लेसमेंट में रिएक्शन में क्या होता है कि कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे की पोजीशन को चेंज कर देता है। देखिए डेफिनेशन में, द केमिकल रिएक्शन, ऐसा केमिकल रिएक्शन इन विच, जिसमें कोई एक एलिमेंट टेक्स प्लेस द पोजीशन, जिसमें कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट की पोजीशन को ले लेता है। जैसे इसमें Zn ने Cu की पोजीशन को लिया। अब यहाँ पे देखिए ZnSO4 बन गया। यहाँ पे Cu था, Cu को हटा के Zn हो गया, और Cu को बाहर कर दिया, Cu यहाँ आ गया। तो कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई एक सब्सटेंस किसी एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट की पोजीशन को ले लेता है, वो रिएक्शन कहलाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसको नोट डाउन कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट 16। अब आता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो आपको क्लियर हो गया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा था, जिसमें कोई एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के पोजीशन को ले रहा था, वो रिएक्शन कहलाता आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये हो जाएगा कि इसमें कोई दो एलिमेंट्स हो जाएंगे। अब जैसे देखिए फॉर एग्जांपल समझिए, तो अब देखिए इस इधर के पोर्शन को बोलते हैं क्या, रिएक्टेंट, हमको पता है, और जो मिलता है आपको वो क्या होता है, प्रोडक्ट, ये भी हमें पता है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट है, नाम से क्लियर है। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है कि इसमें रिएक्टेंट कितने हैं, दो रिएक्टेंट है, एक HCl है और एक आपका NaOH है। तो इसमें होगा क्या कि जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होता है, अब रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, जो रिएक्शन करते हैं उन्हीं को रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल NaOH प्लस HCl। अब इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया कि आपका एक ये पहला रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स ये, अब इसमें Na जो होगा वो आपका H के पोजीशन को ले लेगा, और H जो होगा वो Na के पोजीशन को ले लेगा। जैसे आप ऐसे समझिए, रुकिए, अब देखिए इसमें क्या है, दो रिएक्टिंग स्पीसीज हैं। अब दोनों रिएक्शन करेंगे क्योंकि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं, रिएक्टेंट का काम यही होता है रिएक्शन करना। अब इसमें NaOH में क्या होगा कि आपका Na H की पोजीशन को ले लेगा, इसको टेक ओवर करेगा, और H जो होगा वो Na की जगह पे चलाएगा। तो इसमें आप देखिए डिस्प्लेसमेंट दो बार हो रहा है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपने पोजीशंस को चेंज कर लेते हैं। अब उसमें डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों बोला, क्योंकि Na ने H की पोजीशन को लिया और H ने Na की पोजीशन को लिया, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट दो बार हो रहा है, इसलिए ये रिएक्शन कहलाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे, अब जैसे Na ने इसकी पोजीशन को लिया तो यहाँ पे क्या बनना, H हट गया तो बन गया क्या, NaCl, ये मिला प्रोडक्ट। और क्या है, H जो है वो इसके जहाँ पे आया, तो यहाँ पे हो गया आपको एक H पहले था, एक H और आएगा तो H2 हो गया, और O वाटर बन गया।
अब डेफिनेशन देखिए, द केमिकल रिएक्शन, ऐसा केमिकल रिएक्शन इन विच, जिसमें वन कंपोनेंट ईच ऑफ बोथ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, जिसमें एक कंपोनेंट और दोनों रिएक्टिंग मॉलिक्यूल से अपने पोजीशन को चेंज करते हैं और फिर प्रोडक्ट बनाते हैं। मतलब ये बोला गया है सिंपल शब्दों में आप समझो कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, और रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स जैसे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल NaOH और HCl, इसमें से कोई एक एलिमेंट अपने पोजीशन को चेंज करके कोई प्रोडक्ट बनाए। अब जैसे इसमें क्या हुआ कि Na ने अपने पोजीशन को चेंज किया और इसमें दूसरे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स में H ने अपने पोजीशन को चेंज किया, पोजीशन को चेंज करके प्रोडक्ट बनाया। तो ऐसे रिएक्शन को बोल देते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब जिसमें रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के हर एलिमेंट्स अपने पोजीशन को चेंज करते हैं। तो ये आपका हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट। तो क्या बोला गया है, द केमिकल रिएक्शन, ऐसा केमिकल रिएक्शन इन विच वन कंपोनेंट, जिसमें एक कंपोनेंट ईच ऑफ बोथ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, दोनों रिएक्टिंग मॉलिक्यूल में से कोई एक, तो इसमें से मैंने एक ले लिया, इसमें से मैंने एक ले लिया, ये अपने पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। गेट एक्सचेंज, वो एक्सचेंज करते हैं खुद को, ये इधर जाता है, ये इधर जाता है और ये इधर आता है। गेट एक्सचेंज टू फॉर्म द प्रोडक्ट। तो कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स अपने आप को एक्सचेंज करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको बोलते हैं आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसको एक नाम से और भी जानते हैं, इसको भी याद रखिएगा, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो इसको हम प्रिसिपिटेशन रिएक्शन नाम से भी जानते हैं। तो चलिए इसको नोट डाउन कर दीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन आप लोग जानते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं या फिर ऑक्सीजन गेन होते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन होता है। दरअसल ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस होता है वो हमारी बॉडी में भी होता है। आमतौर पे हम लोग की बॉडी में हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। तो हम लोग आमतौर पे करते क्या है कि बोलते हैं ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को थोड़ा स्लो करना है, तो इसके लिए लोग क्या करते हैं, आंवला खाते हैं। आंवला सबसे बेस्ट होता है। अगर आप आंवला खाते हैं तो आपके अंदर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस स्लो हो जाएगा, तो आपकी स्किन लंबे समय तक युवा रहेगी और आपकी स्किन ग्लो करेगी, आप बहुत लंबे समय तक जिंदा भी रहेंगे। तो अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखिए। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन होता है इन विच, जिसमें क्या होता है, एक सब्सटेंस, जिसमें एक सब्सटेंस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा या फिर ऑक्सीजन गेन करेगा, वो रिएक्शन कहलाएगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब एग्जांपल में देख लीजिए। अब देखिए Zn+, अब जिसमें Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज किया। अगर आप किसी चीज़ को लूज कर रहे हैं, अगर इसके बाद 2+ आ गया है तो इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया। मतलब अगर आपने 100 रुपये किसी से उधार लिया, अगर 100 रुपये आपने किसी से उधार लिया तो आप लॉस में हैं। अगर मान लीजिए A है और B है, और हुआ क्या कि B ने इससे 100 रुपया मांगा, तो ये प्लस में है ऑलरेडी, भले इसका 100 रुपया गया लेकिन ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन का एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज होता है या फिर ऑक्सीजन गेन होता है। तो आप इस फिगर को बना लीजिए और ये रिएक्शन लिख लीजिए, डेफिनेशन लिख लीजिए। तो ऑक्सीडेशन इज ए केमिकल रिएक्शन, ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या फिर ऑक्सीजन गेन करता है। ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इसी के साथ में आता है आपका रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन क्या होता है, इसी का उल्टा हो जाता है, ऑक्सीडेशन का उल्टा। तो इसको डेफिनेशन लिख लीजिए और ये फॉर्मूला भी लिख लीजिए। नेक्स्ट रिडक्शन। रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है। तो रिडक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है, इन विच ए सब्सटेंस गेन्स इलेक्ट्रॉन, जिसमें एक सब्सटेंस जो होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। इसमें इलेक्ट्रॉन गेन होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा था, इसमें इलेक्ट्रॉन गेन होगा, या फिर ऑक्सीजन लूज होगा, इसी का उल्टा होगा। तो कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन, अब ऐसा समझ लीजिए, अगर कहीं ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। और अगर रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन में क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन होगा। बस इस बेसिस पे आप समझ जाइए कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज होता है, लॉस होता है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन होता है वहाँ पे रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच, जिसमें एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। अगर गेन कर रहा है
तो रिडक्शन कहलाएगा, या फिर गेन करेगा या फिर ऑक्सीजन को लूज करेगा, तो ये आपका रिएक्शन कहलाएगा रिडॉक्स रिएक्शन। ये भी नोट कर दीजिए। नेक्स्ट, अब देखिए आपका ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया। आपको अगर कोई एक ऐसा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में तो क्या हो गया, जहां पे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, और रिडक्शन ऐसा हो गया जहां पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। तो मान लीजिए कोई ऐसा रिएक्शन हो रहा है जहां पे इलेक्ट्रॉन लूज भी हो रहा है, गेन भी हो रहा है, तो वैसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, तो वैसा रिएक्शन ना ऑक्सीडेशन कहलाएगा ना ही रिडक्शन कहलाएगा, उस रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो वो रिएक्शन कहलाएगा रिडॉक्स रिएक्शन। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका वही है, रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन बनता कैसे है, रिडॉक्स में देखिए, रिडॉक्स में जो आपका Re है ये रिडक्शन को दिखाता है, ये रिडक्शन को दिखाता है, सॉरी Red ये रिडक्शन को दिखाता है, OX जो है वो आपका ऑक्सीडेशन को दिखाता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि आपका ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होता है। तो देखिए ए रिडॉक्स रिएक्शन इज ए कंबाइंड रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन जो होता है एक कंबाइंड रिएक्शन होता है, जहां पे वेयर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ में पार्टिसिपेट करते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या हुआ, रिडॉक्स रिएक्शन एक कंबाइंड रिएक्शन हुआ जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, ऐसे रिएक्शन को बोल देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जांपल में यही एग्जांपल लिख लीजिए, ये ऐसा रिएक्शन है कि इसमें देखिए ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और इसमें रिडक्शन भी हो रहा है, तो इस रिएक्शन को बोल देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और हाँ, इसको नोट डाउन कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका नोट जो होना चाहिए बहुत ही सिंपल होना चाहिए कि आप उसको पढ़ें तो आपको समझ में आए। इतना लेंदी नोट्स और बल्कि नोट्स नहीं बनाना है, ऐसा नोट बनाना है जो मैं नोट्स आपको बनवा रहा हूँ बहुत ही सिंपल है, इजी वे में आपको समझ में भी आएगा, तो उसको नोट डाउन कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के टाइप। एक मिनट की मैं पानी पी लूँ। स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के प्रकार। अभी तक तो आपने जो पढ़ा वो केमिकल रिएक्शन के टाइप्स पढ़ा, वो हो गया, 5 टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं, वो हो गया। अब आपका आता है रिएक्शन के टाइप। इस बात में कंफ्यूजन मत रखिएगा कि केमिकल रिएक्शन अलग होता है, रिएक्शन अलग होता है। रिएक्शन के जो टाइप होते हैं, आमतौर पर रिएक्शन 2 टाइप का होता है। देखिए मैंने डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। पहला होता है आपका एंडोथर्मिक, फर्स्ट रिएक्शन इज एंडोथर्मिक एंड द सेकंड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। पहला रिएक्शन कहलाता है आपका एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन में अब देखिए आपको फिगर से क्लियर हो रहा होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन आप अभी ओरली समझ लीजिए। एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें जो हीट एब्जॉर्ब करता है, जो हीट एब्जॉर्ब करेगा वो रिएक्शन कहलाएगा। अब इसमें देखिए हीट अंदर की तरफ जा रही है, तो ऐसा रिएक्शन जो हीट एब्जॉर्ब करता है वो रिएक्शन कहलाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। फिगर के थ्रू समझिएगा, और एग्जाम में क्या कोशिश कीजिएगा डायग्राम भी ऐड करने का। तो देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसा रिएक्शन है जिसमें जो हीट एब्जॉर्ब करता है, एंडो मतलब अपनी तरफ हीट एब्जॉर्ब करता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जो हीट रिलीज करता है, अपने आसपास के चारों तरफ हीट रिलीज करता है। अगर कोई ऐसा रिएक्शन हो रहा है जिससे हीट रिलीज हो रही है तो वो रिएक्शन हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। अब जैसे देखिए इसमें हीट बाहर की तरफ जा रही है तो ये रिएक्शन कहलाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो हीट एब्जॉर्ब करेगा वो एंडोथर्मिक कहलाएगा। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के कौन कौन से टाइप होते हैं। अब फर्स्ट आपका आता है, मैंने एक चार्ट बना रखा है पीछे, और इस चार्ट के थ्रू जो की पॉइंट्स है मैंने सारा ऐड कर दिया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसा होता है जो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, अपने सराउंडिंग से, अपने आसपास से हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो देखिए डेफिनेशन में, एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है दैट एब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी, जो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, कहाँ से, फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, जो अपने सराउंडिंग से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। अब कैसे होता है आप समझिए, इंडो का मतलब तो हो गया कि जो एब्जॉर्ब कर रहा है। अब इसमें एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लीजिए कोई आइस है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आइस है,
अब आइस है, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब आपने इसको उठा के बाहर रख दिया, तो बाहर जब आप रखेंगे तो बाहर रखने के बाद जो आपका इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग्स है, जो आसपास है, वहाँ पे टेम्परेचर ऑन एवरेज क्या है, 0 से तो ज़्यादा ही रहेगा। अब टेम्परेचर मान लीजिए यहाँ पे है फॉर एग्जांपल 30 डिग्री सेल्सियस, मान लीजिए टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। तो आपको पता है कि अगर कोई टेम्परेचर कम है और कोई टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या होगा कि वो इक्विलिब्रियम के कंडीशन में जब तक नहीं आएगा तब तक हीट का ट्रांसफर होना चालू हो जाएगा। तो ये क्या करेगा कि यहाँ से, और आपको पता है कि ज़्यादा हीट कम हीट की तरफ फ्लो करती है, तो ज़्यादा 30 डिग्री है तो ये हीट क्या करेगा, अंदर की तरफ फ्लो करेगा, आइस में फ्लो करेगा, जिससे क्या होगा, आइस मेल्ट होना चालू हो जाएगा। इससे क्या होगा, अब देखिए इसमें हो क्या रहा है कि आइस क्या कर रही है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो ये कैसा रिएक्शन हुआ, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और यही रीजन होता है कि अगर आप आइस को उठा के बाहर रखते हैं तो आइस मेल्ट होना चालू हो जाता है। मेल्ट क्यों होता है, क्योंकि आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और आपका जो सराउंडिंग है, एटमॉस्फेयर है, उसका टेम्परेचर क्या है, उससे ज़्यादा है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 20 डिग्री जो भी है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ज़्यादा टेम्परेचर जो होता है कम टेम्परेचर की तरफ फ्लो करता है। तो यहाँ पे 30 डिग्री जो फ्लो करेगा अंदर की तरफ, अब ये आइस क्या करेगा, बाहर के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेगा, जो एब्जॉर्ब करेगा फिर ये मेल्ट होना चालू करेगा। तो ये आपका उसका एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ आइस। जो आइस पिघलती है वो कैसे पिघलती है, वो इसी बेसिस से पिघलती है। मेल्टिंग ऑफ आइस में यही होता है कि आइस आपकी रखी है और चारों तरफ से क्या है कि वो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है उसको एब्जॉर्ब करती है। जब एब्जॉर्ब करती है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा है और अब बर्फ़ के लिए ज़रूरी है वो 0 डिग्री सेल्सियस उससे कम पे रहे। तो अब जब टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ने लगता है तो आपकी जो आइस होती है वो मेल्ट होना चालू हो जाती है। ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस भी क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो प्लांट्स होते हैं अपना खाना बनाते हैं। तो इसमें भी क्या होता है कि वो लोग सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस, खाना कैसे बनता है, खाना बनाने का प्रोसेस जो प्लांट्स बनाते हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं। और उसमें उन लोग को क्या होता है कि प्लांट के सन की लाइट की एनर्जी होती है, तो सन की लाइट जो होती है, हीट जो होता है उसको वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये भी आपका रिएक्शन हो गया, ये भी एग्जांपल हो गया एंडोथर्मिक का। तो एंडोथर्मिक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें जो अपने आसपास से हीट को एब्जॉर्ब करता है। अब नेक्स्ट आता है आपका एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक में देखिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसा रिएक्शन होता है कि इसमें हीट रिलीज होती है। तो एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन दैट रिलीजेस हीट, जो हीट को रिलीज करता है, हीट एनर्जी टू द सराउंडिंग। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जो अपने सराउंडिंग में हीट एनर्जी को रिलीज करता है, जो बाहर एनर्जी देता है। जैसे फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ फ्यूल। अगर आप किसी ईंधन को जला रहे हैं, आप गैस जलाइए, आप गैस जलाएंगे तो उसमें से हीट निकल रही है, तो हीट क्या है अपने आसपास के एनवायरनमेंट को दे रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका एक्सोथर्मिक कहलाएगा। जैसे रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो हमारी बॉडी में होता है, उसमें भी हीट रिलीज होती है। तो ये आपके हो गए एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। इसको नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, आप इसको नोट करके लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका रिस्पायरेशन। देखिए रिस्पायरेशन अलग चीज होती है, ब्रीदिंग अलग चीज होती है। तो अभी हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है रिस्पायरेशन। अब रिस्पायरेशन होता क्या है, रिस्पायरेशन भी क्या होता है, एक बायोकेमिकल रिएक्शन होता है। तो रिस्पायरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन विच रिलीजेस एनर्जी इन द सेल, जो सेल में एनर्जी रिलीज करता है। तो रिस्पायरेशन होता क्या है आमतौर पे कि एक बायोकेमिकल रिएक्शन होता है जो आपकी बॉडी में एनर्जी को रिलीज करता है, जिससे आपके सेल्स को एनर्जी मिलती है। जैसे आपने खाना खाया, तो खाना खाने के बाद क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो खाना जो है वो ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर होता है, और हम जब सांस लेते हैं तो सांस लेने के बाद क्या होता है कि वो रिएक्शन होता है, रिएक्शन होने के बाद क्या होता है, एनर्जी बनती है। अब देखिए, अब रिएक्शन के थ्रू देखिए, C6H12O6 ये फॉर्मूला है ग्लूकोज का। ये ग्लूकोज है जो आपने खाना खाया होता है उसी का है, वो मान लीजिए आपने खाया है, ये ग्लूकोज हो गया। और +6 यहाँ पे CO2 नहीं होगा, यहाँ पे होगा 6O2। ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीजन आप लेते हैं, इनका रिएक्शन हुआ। अब इनका जब रिएक्शन होता है तो रिएक्शन होने के बाद मिलता है आपको क्या, 6CO2। कार्बन डाइऑक्साइड के 6 एटम मिलते हैं और वाटर के 6 एटम मिलते हैं, उसके साथ में एनर्जी रिलीज होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ब्रीदिंग एक ऐसा बायोकेमिकल रिएक्शन होता है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी क्या होता है, हर एक सेल को मिलती है। तो लिखा है रिस्पायरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन विच रिलीजेस एनर्जी।
इन द सेल, जो अपने सेल में एनर्जी को रिलीज करता है। अगर ये प्रोसेस ना हो तो आपके सेल को जो एनर्जी मिलती है वो नहीं मिलेगी। तो और हाँ, एक चीज़ ये भी क्लियर रखिए कि ये रिस्पायरेशन अलग होता है और ब्रीथिंग अलग होता है। ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन में क्या अंतर है, कितने लोग को आइडिया है? आप लोग को आइडिया है रिस्पायरेशन ब्रीदिंग में अंतर? अब देखिए सिंपल है, ब्रीदिंग का मतलब होता है इनहेल एंड एक्सहेल, सांस लेना और सांस छोड़ना, यही आपका कहलाता है ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, ब्रीदिंग में होता है आपने सांस लिया सांस छोड़ा, ये ब्रीदिंग। रिस्पायरेशन क्या होता है, एक बायोकेमिकल रिएक्शन होता है। इसमें जो आपने खाना खाया होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके क्या होता है कि वो एनर्जी बनाता है। ये कहलाता है आपका बायोकेमिकल ये कहलाता है आपका रिस्पायरेशन। अब रिस्पायरेशन आप बताइए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि एंडोथर्मिक है? आपको मैंने बताया एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, एक्सोथर्मिक ऐसा रिएक्शन होता है जो एनर्जी को रिलीज करता है। तो इसमें ध्यान से देखिए एनर्जी रिलीज हो रही है, तो हमेशा रिस्पायरेशन कैसा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। चलिए नोट डाउन कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए उसी को और एक्सप्लेनेशन फॉर्म में बताया गया है कि जब हम सांस लेते हैं तो आमतौर पे होता क्या है कि आप जब सांस लेते हैं तो सांस लेने में होता क्या है कि अगर आपने डीप ब्रीदिंग किया है, अगर आपने डीप ब्रीदिंग किया, आपने ऑक्सीजन ज़्यादा लिया है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा लेने में क्या होता है कि हम लोग जब सांस लेते हैं तो हम लोग के लंग्स के नीचे एक एल्वियोली होता है, ग्रेप्स जैसा स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसा ग्रेप्स जैसा स्ट्रक्चर होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, रुकिए। ये एल्वियोली है। अब आपको मैं समझा दे रहा हूं कि इसमें होता क्या है कि आप जब सांस लेते हैं, आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो जैसे आपको कभी कुछ प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर बोलते हैं डीप ब्रीदिंग करो। आप जब डीप ब्रीदिंग करते हैं तो ऑक्सीजन जो होती है वो एल्वियोली तक जाती है। एल्वियोली क्या होता है, आपके लंग्स में नीचे एक ग्रेप्स जैसा, देखिए एक ग्रेप्स जैसा स्ट्रक्चर होता है, एक ग्रेप्स जैसा स्ट्रक्चर होता है। अब अगर आपने डीप ब्रीदिंग किया तो एयर इसके अंदर आएगा, इसके अंदर एयर आने के बाद क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होता है वो ब्लड में मिलके और पूरे बॉडी में दौड़ जाता है। ऑक्सीजन आया, ब्लड में मिला, पूरे बॉडी में दौड़ गया। उसके बाद से क्या होता है कि इसी ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो यहाँ बाहर निकलता है, इसी का एक्सचेंज होता है। मतलब एल्वियोली में क्या होता है कि आपका CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है। O2 अंदर जाता है, इन लिखा है, और CO2 बाहर आता है। तो बस यही होता है। तो वही चीज़ में बोला गया है कि व्हेन वी ब्रीथ, हम जब एयर ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन इंटर्स आवर लंग। तो हम लोग आमतौर पे ये समझिए कि हम लोग जब ब्रीदिंग करते हैं तो हम लोग एयर अंदर लेते हैं। ऐसा मत सोचना कि हम लोग सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं बाकी नहीं लेते हैं। हम लोग जो लेते हैं वो ऑक्सीजन, हम लोग एयर अंदर लेते हैं, एयर लेते हैं। अब चूंकि एयर क्या है कि एयर में काफ़ी सारी गैसेस हैं, इसमें CO2 भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन हम लोग करते क्या है कि ऑक्सीजन जो होता है हमारे लंग्स में अंदर जाता है। ऑक्सीजन अंदर एंटर हुआ और पास हुआ, और पास होने के बाद क्या है पूरे ब्लड में फैल जाता है, और CO2 जो होता है उसी एल्वियोली से बाहर आ जाता है। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी लिख लीजिएगा। तो और बोला गया ऑक्सीजन एंटर्स आवर लंग, ऑक्सीजन जो होता है हमारे लंग में अंदर एंटर करता है एंड पासेस इनटू थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल एयर सैक्स एल्वियोली, और हमारे एल्वियोली में पास होता है। तो और इसका स्ट्रक्चर मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे इसमें ये बोला गया है कि एल्वियोली है, अगर हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो ऑक्सीजन जो होता है वो अंदर आता है, अंदर आने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे ब्लड होता है, इसके साथ मिलके और सबका रिएक्शन होके अंदर चला गया, और यहाँ पे CO2 बाहर आ गया। तो कुल यही स्ट्रक्चर होता है रिस्पायरेशन में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसको आपको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब आता है कि कंबुशन रिएक्शन। कंबुशन रिएक्शन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आप बताइए कि अगर हम लकड़ी जलाते हैं तो अगर लकड़ी जलाते हैं तो उसका जो फ्लेम होता है वो हल्का ऑरेंज कलर में होता है। अब ऐसे समझो कि हमने लकड़ी जलाया, ठीक है, ऊड जलाया तो उसका जो फ्लेम होता है वो ऑरेंज कलर में होता है। लेकिन अगर हम लोग LPG जलाते हैं, जो घरों में हम लोग के सिलेंडर होता है, अगर हम उसको जलाते हैं तो देखते हैं उसका जो फ्लेम होता है वो ऑरेंज नहीं होता है, वो ब्लू कलर में होता है। अब देखिए और दिमाग लगाइए और उसके बाद से मुझे कमेंट कीजिए।
कि वुड अगर हम लकड़ी जलाते हैं या फिर कोई और चीज़ जलाते हैं तो उसका जो फ्लेम होता है वो ऑरेंज कलर में, रेड कलर में होता है, लेकिन एलपीजी जलाते हैं तो उसका कलर ब्लू होता है। आप पेट्रोल जलाएंगे उसका भी कलर ब्लू होता है। तो आप दिमाग लगाइए और फिर मुझे बताइए, रिप्लाई कीजिए। अब देखिए स्टार्ट करते हैं कंबुशन रिएक्शन। तो कंबुशन रिएक्शन क्या होता है, देखिए एक ऐसा केमिकल रिएक्शन इन विच ए सब्सटेंस बर्न इन प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबुशन रिएक्शन। कंबुशन रिएक्शन ये होता है कि जिसमें कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन या एयर के प्रेजेंस में बर्न होता है, जलता है, ऐसे रिएक्शन को हम कंबुशन रिएक्शन बोलते हैं। सिंपल शब्दों में ऐसा समझा जाएगा कि कंबुशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें कोई भी सब्सटेंस जलता है एयर या फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। अगर ऑक्सीजन है, एयर है, तो उसके प्रेजेंस में कोई चीज़ अगर जल रहा है, कोई सब्सटेंस जल रहा है, वो रिएक्शन कहलाएगा कंबुशन रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए CH4 मीथेन एक सब्सटेंस है, ठीक है। आमतौर पे ये मार्सी लैंड में पाया जाता है, जो दलदली स्थान होता है वहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है। तो मीथेन, अब मीथेन क्या है कि वो O2 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, अब इनका जब साथ में है और ये बर्न होते हैं तो उसके बाद से क्या जो रिएक्शन होता है उसको बोल देते हैं हम लोग कंबुशन रिएक्शन। तो कंबुशन रिएक्शन भी क्या होता है, एक टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि ये जब किसी एयर या फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है तो इस रिएक्शन को कंबुशन बोलते हैं। अब देखिए ये दोनों प्रेजेंस हैं, अब ये दोनों क्या हुआ, रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के बाद आपको मिला CO2 मिला और H2O मिला, पानी मिला, और साथ में हीट मिला। तो ये रिएक्शन आपका कहलाएगा कंबुशन रिएक्शन। मतलब कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई भी सब्सटेंस एयर के प्रेजेंस में या फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है तो वैसा रिएक्शन कहलाता है आपका कंबुशन रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट, इसको नोट डाउन कर दीजिए। अब आता है आपका कोरोजन। ये आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा, कोरोजन की घटना कॉमन है, सबके यहाँ पे होता है कि आमतौर पे जिसको हम लोग बोलते हैं जंग लगना, जैसे बोलते हैं लोहे पे जंग लग गई है। तो कोरोजन बेसिकली क्या होता है कि एक प्रोसेस होता है, कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आपके जो मेटल्स होते हैं, मेटल जैसे आयरन हो गया, वो अगर बहुत लंबे समय तक खुले छोड़ दिए गए हैं तो एयर के प्रेजेंस में या मॉइस्चर के प्रेजेंस में या फिर किसी केमिकल के प्रेजेंस में क्या होते हैं कि उनकी ऊपर की जो लेयर होती है वो सड़ने लगती है, वो खराब होने लगती है। इस प्रोसेस को बोल देते हैं कोरोजन। कोरोजन का मतलब सिंपली हुआ कि अगर कोई भी मेटल है, किसी भी मेटल को हम लोग ने हवा में छोड़ दिया है, लंबे समय तक हवा में छोड़ दिया है, तो वो क्या है कि मॉइस्चर की उपस्थिति में या फिर एयर की उपस्थिति में या फिर केमिकल की उपस्थिति में उसका ऊपर का सरफेस जो होता है वो खराब होने लगता है या फिर सड़ने लगता है धीरे धीरे, उसी को हम बोलते हैं जंग लगना। यही पूरा प्रोसेस कहलाता है कोरोजन। अब देखिए कोरोजन इज द प्रोसेस, कोरोजन एक प्रोसेस होता है इन विच जिसमें एक मेटल इज स्लोली ईटन अवे बाई एक्शन ऑफ एयर। तो कोरोजन इज द प्रोसेस जिसमें क्या होता है, ए मेटल इज स्लोली ईटन अवे बाई, मेटल जो होता है धीरे धीरे खत्म होता है बाय द एक्शन ऑफ, किसके द्वारा, बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल ऑन इट्स सरफेस। वही चीज़ मैंने बोला, कोरोजन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई मेटल धीरे धीरे एयर, मॉइस्चर या किसी केमिकल की उपस्थिति में धीरे धीरे खत्म होता है। इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं कोरोजन। अब होता है आमतौर पे ऐसा है कि आपने मान लीजिए लोहा है, लोहे पे ऊपर आपने पॉलिश नहीं लगाया है, तो लोहा अगर लंबे समय तक हवा में रखा हुआ है तो क्या होता है, एयर होता है या फिर मॉइस्चर होता है, बरसात हुआ, मॉइस्चर हुआ, तो उसमें जब मिलते हैं तो वो रिएक्ट करते हैं, वो एक रिएक्शन होता है। उस रिएक्शन से क्या होता है कि लोहे का ऊपर का सरफेस या फिर मेटल के ऊपर का सरफेस सड़ने लगता है, खराब होने लगता है, उसी को हम लोग बोलते हैं जंग लगना। तो वो प्रोसेस आपका कहलाता है कोरोजन। अब जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं, ये कोरोजन की घटना होती है। आमतौर पे आपने इसको देखा होगा, ये जंजीर अगर मान लीजिए इसमें पॉलिश नहीं है तो इसी फॉर्म में हो जाएगा। अब देखिए ये जो है इसमें कोरोजन नहीं है, बाकी इन सब में कोरोजन है कि लंबे समय तक खुले थे और इस पर कोरोजन की घटना हुई। अब वही देखिए है, आयरन है, लोहा का ऑक्सीजन और वाटर की उपस्थिति में रिएक्शन हुआ। लोहा बेसिकली एक मेटल है, इसका ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ। रिएक्शन होने के बाद आपको मिला रस्ट, मतलब आयरन ऑक्साइड, रस्ट मतलब हो गया आपको जंग मिला, जो जंग वाला लोहा होता है वो मिला। तो ये आपका हो गया कोरोजन। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि कोरोजन को बचाने के कौन कौन से तरीके होते हैं। अगर कोरोजन हो रहा है, अगर कोरोजन मान लीजिए आपने नहीं रोका, तो ऐसे कंडीशन में तो क्या है कि जो बड़ी बड़ी शिपें होती हैं, जो जहाज़ जो समुद्र में चलती हैं, तो वो तो हमेशा पानी में होती हैं, हमेशा मॉइस्चराइजेशन होता है उसमें।
तो अगर आपको उसको रोकने का तरीका नहीं आ रहा है तो सिपें तो ख़राब हो जाएंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आमतौर पे जो सिपें चलती हैं उसमें उनको हवा भी लगती है और वो लोहे की मेटल की होती में ख़राब नहीं होती। क्यों? उसको बचाने के तरीके होते हैं। तो प्रिवेंशन कौन कौन से हैं? मेथड्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कोरोजन के बचाव के तरीके क्या क्या हैं? तो पहला तरीका क्या होता है? पेंटिंग। आप मेटल पे पेंट कर दीजिए, उस पर जंग नहीं लगेगा क्योंकि रिएक्शन होगा नहीं। अगर आपने पेंट नहीं किया है तो रिएक्शन होगा, आपने पेंट कर दिया है तो रिएक्शन होगा नहीं। तो पहला तरीका पेंटिंग फर्स्ट। सेकंड, ऑयलिंग और ग्रीसिंग, या फिर आप उस पर ऑयलिंग कर दीजिए या फिर ग्रीस लगा दीजिए। ऑयलिंग और ग्रीसिंग से भी क्या होता है कि वो जो रिएक्शन हो रहा था वो नहीं होगा, तो उससे भी क्या होता है कि मेटल की जो आयु होगी, जो लाइफ होगी, वो लंबी हो जाएगी। थर्ड है एलॉइंग। एलॉइंग का मतलब होता है कि आप उसमें कोई और मेटल को मिक्स कर दीजिए। जैसे आप याद कीजिए कि अभी से 50 साल पहले या फिर 100 साल पहले, 50 साल मान लीजिए, 50 साल पहले जो घरों में खाना बनता था वो आमतौर पे लोहे की कढ़ाई में बनता था। आप लोग तो अभी छोटे हैं, आप लोग पूछिएगा अपने पिताजी से, अपने बाबा से पूछिएगा, वो लोग बताएंगे कि जो खाना बनता था वो आमतौर पे बनता था लोहे की कढ़ाई में। और लोहे की कढ़ाई के साथ प्रॉब्लम ये था कि अगर उसको कुछ दिन तक रख दिया जाए तो उसमें जंग लग जाता था। लेकिन अभी के टाइम में जो बर्तन होते हैं, हम लोग जो बर्तन यूज़ करते हैं अटेंसिल्स, वो होते हैं स्टेनलेस। अब उन बर्तन को देखिए ध्यान से कि आप उनको रख दीजिए, आप 2 साल बाद निकालिए, 3 साल बाद निकालिए, वो वैसे ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें कोई और मेटल मिक्स है। उसमें सिर्फ एक मेटल नहीं, उसमें कई मेटल्स मिक्स होते हैं। तो उनको जब हम कई मेटल्स को मिक्स करते हैं तो बनता है एलॉय, और वही चीज़ एलॉइंग बोला गया है कि अगर हम किसी मेटल में किसी दूसरे मेटल को मिक्स कर देते हैं तो एलॉइंग हो जाता है। उससे क्या होता है? उस पर जंग नहीं लगता है। तो तीसरा तरीका है एलॉइंग। चौथा, यूजिंग एंटी रस्ट सोल्यूशन। एक एंटी रस्ट सोल्यूशन होता है कि अगर आप उस पर लगाते हैं तो उस पर रस्ट नहीं लगेगा, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये 4 तरीके होते हैं जिनसे क्या होता है कि आप कोरोजन की घटना को रोक सकते हैं। नेक्स्ट, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी आमतौर पे कॉमन है इंडिया में। तो रेंसिडिटी होता क्या है कि अगर मान लीजिए आपके घर में खाना बना हुआ है और खाना जो है, खाने में फैट है और ऑयल है, और मान लीजिए आपने खाने को लंबे समय तक खुले में छोड़ दिया है, तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि जो खाने का टेस्ट होता है और स्मेल होता है दोनों चेंज हो जाता है, उसमें थोड़ा खटास आ जाता है। तो इस प्रोसेस को बोल देते हैं रेंसिडिटी। मतलब अगर आपने खाने को, आपका खाना फैट, आपके खाने में फैट है और ऑयल है, और आपने खाने को लंबे समय तक खुले में छोड़ दिया है, तो उस खाने का जो आपका टेस्ट है और स्मेल है दोनों चेंज हो जाएगा। पहली बात तो खाना बासी हो जाएगा और उसका टेस्ट और स्मेल दोनों चेंज हो जाएगा, और इस घटना को बोल देते हैं रेंसिडिटी। जैसे कैसे होता है कि आप मान लीजिए, अभी तो नहीं लेकिन पहले के टाइम में होता ऐसा था कि रोटी सुबह बनी, सुबह की रोटी शाम को खाइए तो भी उसका टेस्ट चेंज होता है, वो रेंसिडिटी होती है। आप सुबह शाम को खाइए चेंज होता है, अगले दिन सुबह खाइए और चेंज हो जाएगा। तो रेंसिडिटी क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें जो खाना होता है, जिसमें फैट होता है और ऑयल होता है, अगर आप उसको लंबे समय तक खुले में छोड़ देते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ, एयर के साथ, मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करता है। रिएक्शन करके अपने टेस्ट को और स्मेल को चेंज कर देता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी। अब देखिए, वैन फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल, जब कोई फूड जो होता है, खाना कंटेन करता है फैट और ऑयल, उसमें अगर फैट और ऑयल दोनों होता है, इज लेफ्ट एक्सपोज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, अगर उसको हम लंबे समय तक ऐसे खुले में छोड़ देते हैं तो इट बिकम्स स्टील। स्टील मतलब होता है क्या? बासी। तो वो क्या हो जाता है? बासी हो जाता है ड्यू टू चेंज इन टेस्ट एंड स्मेल। तो वो बासी होता है किसकी वजह से? उसके अपने टेस्ट और चेंज में, टेस्ट और स्मेल में दोनों में चेंज हो जाता है। उसका जो टेस्ट पहले था वैसा नहीं रहेगा, उसकी स्मेल भी चेंज हो जाएगी। तो दिस कंडीशन, ये कंडीशन क्या होती है? दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेंसिडिटी। ये घटना रेंसिडिटी कहलाती है। उसका फिगर आप देख सकते हैं कि अगर लंबे समय तक छोड़ देंगे तो आपका टेस्ट वगैरह सब चेंज हो जाएगा। तो रेंसिडिटी क्या हुआ कि अगर आप ऑयली फूड को और फैटी फूड को लंबे समय तक छोड़ देते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि वो स्टेल हो जाता है, बासी हो जाता है, और उसका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है, और ऐसी स्थिति को, ऐसी कंडीशन को बोल देते हैं रेंसिडिटी। तो ये हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब रेंसिडिटी है, रेंसिडिटी से बचने के क्या क्या तरीके हैं? नेक्स्ट है मेथड्स टू प्रिवेंट और स्लो रेंसिडिटी। रेंसिडिटी के प्रोसेस में क्या होता है कि आमतौर पे जो आपका खाना होता है उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, वो बासी हो जाता है। तो उससे बचने के क्या क्या तरीके हैं? तो वही बोला गया आपको, मेथड्स टू प्रिवेंट और स्लो रेंसिडिटी। मतलब ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे रेंसिडिटी से बचा जा सके या फिर रेंसिडिटी की प्रोसेस को स्लो कर सकें। देखिए, फर्स्ट है
स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, जो आपके खाने हैं उनको एयर टाइट कंटेनर में रखना है। एयर टाइट कंटेनर का मतलब होता है अगर आप खानों को फूड एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि एयर अंदर जाता नहीं है, और जब एयर अंदर नहीं जाता तो रिएक्शन नहीं होता है, और जब रिएक्शन नहीं होता है तो खाने का टेस्ट चेंज नहीं होता है, क्योंकि खाने का टेस्ट चेंज होने के पीछे क्या होता है, रिएक्शन होता है। रीज़न वो एयर में रखा है, एयर के साथ रिएक्शन होता है। अब कैसे कोई चीज़ को आप बाहर रखिए तो ख़राब हो जाती है गर्मी में, उसी को फ्रीज में डाल दीजिए नहीं ख़राब होता है। तो वही बोला गया है, खाने को स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर में खाने को रखिए। सेकंड है रेफ्रिजरेशन, आप उसको फ्रिज में डाल दीजिए, फ्रिज में वहाँ पे टेम्परेचर डाउन रहेगा तो भी क्या होगा, खाना आपका जल्दी बासी नहीं होगा। थर्ड है एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, आप एंटीऑक्सीडेंट डाल दीजिए जिससे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस स्लो हो जाएगा और क्या है वो लंबे समय तक बासी नहीं होगा। फोर्थ है वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग का मतलब होता है, वैक्यूम का मतलब होता है कि जहाँ पे कुछ ना हो, नो स्पेस, बिल्कुल स्थान ना हो जहाँ पे कुछ ना हो। तो वैक्यूम पैकिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ में, ऐसी चीज़ में उसको पैक कर दिया जाए जहाँ पे कोई एयर वगैरह कुछ ना हो। तो अगर एयर वगैरह कुछ नहीं होगी तो रिएक्शन भी नहीं होगा और आपका खाना भी सुरक्षित रहेगा। नेक्स्ट फिलिंग विथ इनर्ट गैसेस, उसके अंदर इनर्ट गैसेस को पैक कर दें, डाल दें। इनर्ट गैसेस जैसे हो गया क्रिप्टॉन हो गया, ऑर्गन हो गया, सब इनर्ट गैसेस। जब इनर्ट गैसेस अंदर डाली जाएगी तो इनर्ट गैसेस क्या करती हैं, रिएक्शन नहीं करती हैं। इनर्ट गैसेस में खास बात ये होती है कि ये ऐसी गैस होती हैं जो रिएक्शन करती ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, रेंसिडिटी की प्रोसेस आपका या तो रुक जाएगा या तो स्लो हो जाएगा। आमतौर पर रुकेगा तो नहीं लेकिन स्लो हो जाएगा। तो ये कुछ मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू क्या होता है कि आप रेंसिडिटी के प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है, आप इनको भी नोट डाउन कर दीजिए। और अब इसी के साथ में कि आपका जो चैप्टर है, जो केमिकल रिएक्शन का चैप्टर है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था मैंने सारा आपका कवर अप कर दिया है। जो भी थ्योरेटिकल सेक्शन था मैंने सारा आपका कवर अप कर दिया है। और आप बस इसी का नोट्स बना लीजिए और इसी को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करते रहिए। इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। और इसके साथ साथ में क्या है कि आप क्वेश्चन की कुछ प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। आपने थ्योरेटिकल सेक्शन सारा पढ़ लिया, अब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, आपको मैंने पढ़ाते समय बताया था केमिकल इक्वेशन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक बैलेंस्ड होते हैं, एक अनबैलेंस्ड होते हैं। तो आपके लिए एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है वो ये है कि बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको कुछ एक ऐसा इक्वेशन दिया जाएगा, आपको कुछ ऐसा इक्वेशन दिया जाएगा और बोला जाएगा इसको आप बैलेंस कीजिए। बैलेंस करने के लिए होता क्या है कि आपको मैंने बता रखा कि बैलेंस इक्वेशन वैसे इक्वेशन होते हैं जिसमें जो आपका रिएक्टेंट वाला पार्ट होता है, यानी कि आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट, ये इन दोनों में रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन करवाते हैं। रिएक्शन करने के बाद हमें जो मिलता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो यहां पे हमें जो मिला इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। बैलेंस करने का मतलब होता है, ये आपको इक्वेशन ऐसा दे रखा गया होगा जो बैलेंस नहीं होगा। बैलेंस नहीं है तो इसका मतलब हुआ क्या कि आपके जो रिएक्टेंट में एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं और आपके प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स हैं उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो इक्वल नहीं होंगे, वो डिफरेंट होंगे। तो आपको कुछ ऐसा करना है कि जिससे आपके दोनों पार्ट, रिएक्टेंट वाला पार्ट और प्रोडक्ट वाला पार्ट इक्वल हो जाए। तो हम लोग करते कैसे हैं, पहले एक ऐसा चार्ट बनाते हैं। अब चार्ट में क्या करते हैं कि आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं हम उसको लिख लेते हैं। तो एलिमेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, एक आपका हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, Na है, इतने हैं। तो हमने एलिमेंट्स को लिख लिया। अब क्या करते हैं, चार्ट में ये मेंशन करते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट की साइड में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो कैलकुलेट करने का बहुत सिंपल तरीका है, आप देखते चलिए। अब ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट में कितने हैं, 2 हैं। तो अब यहाँ 2 है, तो अब देखिए इधर कितने हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और एक यहाँ पे 3, तो 3 हाइड्रोजन हुआ, इधर 3 हाइड्रोजन हुआ। अब इधर देखिए कितने हाइड्रोजन है, इधर 2 ही है। इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है। फिर आगे बढ़िए देखते हैं, सल्फर यहाँ पे 1 है, यहाँ सल्फर 1 है, चलिए ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है और एक ये 5 हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन 5, ये भी बैलेंस है। यहाँ पे सोडियम Na 1 है और यहाँ पे 2 है। तो जहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी मिसमैच हों, जैसे यहाँ पे आपके सोडियम 2 है, तो अब ध्यान से देखिए। तो आपको बहुत सिंपली जो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ आपको इसके बाद भूलेगा नहीं, देखिए करना क्या होगा। यहाँ पे सोडियम 2 है, तो आप क्या कीजिए कि यहाँ पे भी सोडियम 2 करना पड़ेगा। अब सोडियम 2 करने के लिए क्या होगा, आपको यहाँ पे आगे
2 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी आपका 2 सोडियम हो गया, यहाँ पे 2 सोडियम हो गया। अब देखिए, अब एक बार मैच कराइए। अब मैच कराने में क्या है, हाइड्रोजन 2 हो गया। अब यहाँ पे 2 आपने जैसे ही लिखा तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 हो गया, तो उसका मतलब हाइड्रोजन कहाँ, रिएक्टेंट वाले पार्ट में 4 हाइड्रोजन हो गए। अब 4 हाइड्रोजन होने का मतलब हाइड्रोजन के पार्ट में आप लिखिए 4 यहाँ पे हो गया। अब रिएक्टेंट में आइए, सॉरी प्रोडक्ट में आइए। प्रोडक्ट में देखिए यहाँ पे कितने आपके हाइड्रोजन हैं, आपको यहाँ पे चूंकि 2 ही दिख रहा है तो इसलिए क्या करना होगा, आपको 4 चाहिए तो 4 के लिए आप यहाँ पे आगे 2 कर दीजिए। जैसे आपने 2 किया तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया। अब आप देखिए नेक्स्ट सल्फर। सल्फर यहाँ पे 1 है रिएक्टेंट के साइड में, प्रोडक्ट में भी 1 ही मिला आपको, तो यहाँ पे 1 सल्फर, यहाँ पे 1 सल्फर, यहाँ पे। सारे नंबर ऑफ एटम्स को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वालों को आपको इक्वल करना है। अगर इक्वल आपने कर दिया तो आपका बैलेंस्ड हो गया। नेक्स्ट आपका आता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 यहाँ पे है और यहाँ पे 2, तो 4 2 6 हो गया। 6 ऑक्सीजन इधर है, आप इधर देखिए 4 इधर है और 2 इधर, तो यहाँ भी 6 हो गया, इक्वल हुआ। नेक्स्ट है आपका Na। Na यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 कीजिए और यहाँ पे भी 2 है, यहाँ भी 2 कीजिए। अब देखिए आपका लेफ्ट हैंड का पोर्शन और राइट हैंड का पोर्शन इक्वल हो गया, मतलब रिएक्टेंट के साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स थे और आपके प्रोडक्ट के साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल हैं। हाइड्रोजन 4, यहाँ भी 4, सल्फर इक्वल है, ऑक्सीजन इक्वल है, सोडियम इक्वल है। अब हम इस इक्वेशन को देख के बोलेंगे कि ये जो आपका इक्वेशन दिख रहा है ये आपका बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। यही सिंपल प्रोसेस होता है। आपको हिट एंड ट्रायल मेथड पे आप चीज़ों को देखिए कहाँ किसकी रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे आप कर दीजिए, बशर्ते आप ये चार्ट बना के दिखा दीजिएगा जिससे मार्किंग ना गलत हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन, इसको एक बार आप लोग भी ट्राई कीजिए। अब इसमें क्या है, Zn प्लस HCl से रिएक्शन हो रहा है, ZnCl2 प्लस H2 बन रहा है, इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने में आपको बस वही देखना है, हिट एंड ट्रायल मेथड, बहुत ही सिंपल फिनोमिना होता है, इसमें कुछ करना नहीं है आपको। तो आपको बस रिएक्टेंट के साइड को देखना है कि रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स और आपके प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट में जिंक है, H है, Cl है। अब आप ध्यान से देखिए, जिंक यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, इसका मतलब यहाँ पे आपको 2 करना पड़ेगा, क्योंकि इसको घटा तो सकते नहीं है लेकिन इसको हम बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे 2 करना पड़ेगा। अब आपने यहाँ पे 2 लगाया तो हाइड्रोजन 2 हो गया, लेकिन Cl भी 2 हो गया। अब यहाँ पे Cl कितना है, Cl यहाँ पे ऑलरेडी 2 है। अब आप क्वेश्चन को देखिए, ऑलरेडी बैलेंस हो गया। Zn 1 है, यहाँ भी 1 है, तो यहाँ पे लिखिए Zn1, यहाँ भी इक्वल हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है रिएक्टेंट की तरफ और प्रोडक्ट में भी 2 है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और यहाँ भी 2 हो गया, सिंपल। क्लोरीन यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो ये भी इक्वल हो गया। अब आप देखिए रिएक्टेंट का साइड और प्रोडक्ट का साइड, इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल हैं, इसमें भी उतने ही हैं, इसमें भी उधर उतने हैं, तो ये इक्वेशन आपका अब बैलेंस हो गया। साथ साथ में क्या है कि आपको ये भी बताना होता है कि ये इक्वेशन जो है ये किस टाइप का है। तो मैंने आपको इक्वेशन के टाइप्स बता रखे हैं कि केमिकल इक्वेशन आपके कितने टाइप्स के होते हैं। उन सारे टाइप्स में आपको ये भी बताना है कि ये जो रिएक्शन तैयार हुआ है, जो बैलेंस इक्वेशन रिएक्शन तैयार हुआ है, ये इसका नाम क्या है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है, एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो आप कमेंट करके बताइए ये किस टाइप का रिएक्शन होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इसको भी आपको बैलेंस करना है, तो सेम वही टेक्निक है, और मैं चाहूँगा कि आप इसको खुद ही बैलेंस कीजिएगा और करके मुझे बताइएगा कि आपका आंसर आया कि नहीं आया है। सिंपल है, इसमें भी हिट एंड ट्रायल मेथड से आप देखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स को आप इक्वल कर दीजिएगा। रिएक्टेंट का साइड प्रोडक्ट के साइड में इक्वल हो गया, तो आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया। अभी ये इक्वेशन जो दिख रहा है वो आपका अनबैलेंस्ड है, और अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हम लोग स्केलेटल इक्वेशन भी बोलते हैं, मैंने बता रखा है आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। ये सब जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, तो आप इसको केयरफुली सॉल्व कीजिए। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए मैं अलग आपका एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें क्या है कि आपके केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस इन्वॉल्व होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन ए पीस ऑफ जिंक मेटल इज एडेड टू द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। क्वेश्चन में बोला गया है कि जब हम जिंक के मेटल को, एक जिंक का मेटल है उसको हम कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में ऐड करते हैं, मतलब हम अगर Zn को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में ऐड करते हैं तो क्या होता है।
तो ये बोला गया है कि चूंकि होता क्या है कि रिएक्टिविटी सीरीज में एक रिएक्टिविटी सीरीज होता है, इससे हमें पता चलता है कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो होता ऐसा है कि जो जिंक है और कॉपर है, तो जिंक और कॉपर में जिंक जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो आपका जिंक ये होता है मोर रिएक्टिव होता है, और कॉपर जो होता है ये थोड़ा सा लेस रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव। तो होता क्या है कि जो मोर रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है, और ये क्या होता है, जिंक इसको डिस्प्लेस कर देता है और इसकी पोजीशन को लेता है। तो जब भी हम एक जिंक के मेटल को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के साथ रखते हैं, तो रखने में होता क्या है कि जिंक चूंकि ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पे आपको बनता है ZnSO4 प्लस Cu। अब देखिए क्या हुआ कि जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस करके उसकी पोजीशन को लिया, और इस रिएक्शन को हम साथ साथ में क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैंने आपको बता रखा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब आपसे अगर कोई एग्जाम में पूछता है कि क्वेश्चन अगर ऐसा आता है कि अगर जिंक का मेटल है वो रिएक्शन करता है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ, तो क्या होता है, इसमें होगा क्या कि जिंक चूंकि ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए वो क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे देखिए जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस करके ZnSO4 बनाया प्लस Cu। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए इसका आंसर क्या है, जिंक इज मोर रिएक्टिव। वही जो मैंने आपको बताया, चूंकि जिंक जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सो इट डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। तो क्या करता है ये कि जिंक कॉपर को अपने सॉल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। मतलब ये जिंक क्या करेगा, यहाँ पे जो आपका कॉपर का सोल्यूशन है इसको डिस्प्लेस कर देगा, और यहाँ पे फिर उसकी जहाँ पे खुद ले लेगा। तो यहाँ पे आ गया ZnSO4 प्लस Cu, ये इसका सोल्यूशन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन ए पीस ऑफ एल्यूमिनियम मेटल इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बोला गया है कि अगर एल्यूमिनियम के मेटल को अगर हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में मिलाते हैं तो क्या होता है। चूंकि हम लोग का चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस, तो इसमें क्या होता है कि हमको बस ये जानना है कि अगर हम इन दो चीज़ को मिलाएंगे तो क्या होगा, यही सब चीज़ों को समझना है। तो अगर हम एल्यूमिनियम मेटल को मिलाते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक HCl के साथ तो होता क्या है, ये समझना है। अब देखिए जब भी आप मिलाते हैं तो पहले इसको समझ लीजिए, इसका आंसर देख लीजिए। व्हेन ए पीस ऑफ एल्यूमिनियम मेटल इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व्हेन ए पीस ऑफ एल्यूमिनियम मेटल इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, एल्यूमिनियम रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। तो जब भी क्या होता है कि हम एल्यूमिनियम का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करते हैं तो आपको क्या मिलता है, AlCl3, मतलब AlCl3 का मतलब हो गया एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो आपको एल्यूमिनियम क्लोराइड मिलता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि जैसे ही Al का एल्यूमिनियम का रिएक्शन होता है HCl के साथ में, तो ये एक केमिकल रिएक्शन होता है, और इस केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, आपको एल्यूमिनियम क्लोराइड मिलता है, AgCl3 मिलता है, और साथ साथ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो ये रिएक्शंस आपको याद करना पड़ेगा कि अगर एल्यूमिनियम का रिएक्शन HCl के साथ हो रहा है तो होने के साथ क्या होगा कि आपको एल्यूमिनियम क्लोराइड मिलेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो ऐसे कुछ इक्वेशंस होते हैं जिनके एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करा दे रहा हूँ, उसको नोट डाउन कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन ए पीस ऑफ सिल्वर मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। क्या होता है अगर हम सिल्वर के मेटल को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ ऐड करते हैं, अगर हम सिल्वर मेटल को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ ऐड करते हैं। अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में फर्स्ट में आपने क्या पढ़ा था, उसमें ये पढ़ा था कि अगर हम जिंक के मेटल को ऐड करते हैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, तो आपने उसमें ये देखा था कि चूंकि जिंक जो होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इस वजह से क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। इसमें क्या है कि इसमें सिल्वर मेटल है और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाला जाता है, तो क्या होता है। अब ऐसा समझिए कि जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें सिल्वर जो है रिएक्टिविटी सीरीज में सिल्वर जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, कम रिएक्टिव होता है कॉपर से,
कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ कम रिएक्टिव होता है। तो चूंकि देखो सिंस सिल्वर इज लेस रिएक्टिव, चूंकि सिल्वर जो होता है वो कॉपर से बहुत कम रिएक्टिव होता है, इसलिए जब भी हम सिल्वर को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालते हैं तो कोई रिएक्शन ही नहीं होता है, क्योंकि लेस रिएक्टिव होने की वजह से क्या होता है कि वो कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाता। अब देखिए, जैसे देखिए लिखा है सिंस सिल्वर इज लेस रिएक्टिव, सिल्वर कम रिएक्टिव होता है किसके कंपैरिजन में, देन कॉपर इन द रिएक्टिविटी सीरीज। जब हम रिएक्टिविटी सीरीज में देखते हैं तो पता चलता है कि सिल्वर कॉपर के कंपैरिजन में कम रिएक्टिव है, इस वजह से इट कैन नॉट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्व सोल्यूशन। इसलिए क्या होता है कि आपका सिल्वर कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाता, उसकी पोजीशन को नहीं चेंज कर पाता। अब पोजीशन अगर नहीं चेंज कर पा रहा है तो इसका मतलब कोई रिएक्शन हो ही नहीं रहा है। सो देयरफॉर नो रिएक्शन अकर्स, तो ऐसी कंडीशन में कोई रिएक्शन नहीं होता है। अब जरूरी नहीं कि आप दो चीज़ को मिलाएं तो रिएक्शन हो ही, क्योंकि अब उसमें जिंक था, जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव था, तो इसलिए क्या किया, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। लेकिन इस कंडीशन में सिल्वर जो है वो कम रिएक्टिव है कॉपर से, तो सिल्वर कॉपर को डिस्प्लेस नहीं करेगा और नहीं करने की वजह से रिएक्शन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, What happens when zinc granules are treated with dilute solution of H2SO4, HCl and HNO3? Also write the chemical equation if reaction occurs. अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं कि आपसे इसमें पूछा जाएगा कि अगर हम जिंक का रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट H2SO4, यहाँ पे SO4 होगा, H2SO4 के साथ, HCl के साथ और आपका HNO3 के साथ, इनके साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है। इसमें भी आपको वही चीज़ें बतानी है कि इन दोनों में रिएक्शन होने में क्या होगा और इसका केमिकल इक्वेशन आपको लिखना है। तो चलिए एक एक करके करते हैं कि पहले जिंक का रिएक्शन कराते हैं H2SO4 के साथ, फिर HCl के साथ और फिर HNO3 के साथ। ये सब एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको डायरेक्टली सीधे क्वेश्चन इसी से उठ जाएंगे। चलिए, तो पहला, जब हम H2SO4 के साथ मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तब क्या होता है। जब आप जिंक का रिएक्शन कराते हैं H2SO4 के साथ तो होता क्या है कि आपका जिंक जो होता है वो क्या करता है, H2 हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। देखिए लिखा है जिंक रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस जिंक सल्फेट। अब जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, जिंक सल्फेट बनाता है। ये आपका बना जिंक सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सिंपल सा फिनोमेना होता है कि अगर जिंक का रिएक्शन होता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में तो वो जिंक सल्फेट बनाता है, ZnSO4 बनाता है और साथ साथ में इस रिएक्शन में H2 गैस रिलीज भी होती है। ये आपका पहला हो गया कि H2SO4 का अगर रिएक्शन होता है जिंक के साथ में। नेक्स्ट आता है कि अगर जिंक का रिएक्शन हो रहा है HCl के साथ में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारी बॉडी में पाया जाता है। अब देखिए डाइल्यूट HCl, अब डाइल्यूट HCl का अगर रिएक्शन होता है जिंक के साथ में तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन हो रहा है तो बोला गया है जिंक रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट HCl टू फॉर्म जिंक क्लोराइड। तो अब देखिए जिंक का रिएक्शन हो रहा है HCl के साथ में। अब यहाँ पे 2 लिखने का पर्पज़ ये होता है कि अगर आप 2 HCl को नहीं लोगे तो रिएक्शन नहीं होगा। अब जैसे कैसे है कि मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको हाइड्रोजन लिखूँ और साथ में ऑक्सीजन लिखूँ और मैं बोलूँ कि रिएक्शन हो, तो रिएक्शन ऐसे नहीं होगा। रिएक्शन के लिए एक फिक्स क्वांटिटी होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के ले लूँ और रिएक्शन को कराऊँ तो यहाँ पे आपका H2O, फिर ये कंप्लीट हो सकता है। लेकिन क्या है कि अगर सीधे आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन का करा रहे हैं एक एक एटम का तो नहीं होगा। तो यहाँ पे जिंक का जब HCl के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बना आपका, ये आपका मिलके तैयार हुआ जिंक क्लोराइड। ये आपका है जिंक क्लोराइड और साथ साथ में आपको हाइड्रोजन गैस रिलीज होती दिख रही है। तो मतलब जिंक का रिएक्शन अगर HCl के साथ में होता है तो आपको मिलता है जिंक क्लोराइड मिलता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो आपके 2 हो गए टाइप। और तीसरा जो आपको पूछा था HNO3, अगर जिंक का रिएक्शन होता है HNO3 के साथ फिर क्या होता है। तो देखिए नेक्स्ट, इसको नोट डाउन कर दीजिए। डाइल्यूट HNO3, नाइट्रिक एसिड, HNO3 को हम नाइट्रिक एसिड भी बोलते हैं। अब ये बेसिक नाम है, ये धीरे धीरे आप लोग याद करना स्टार्ट कर दीजिए। तो डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन होता है जिंक का। तो देखिए जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म जिंक नाइट्रेट। जब भी जिंक नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराता है तो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराने के बाद वो आपको मिलता है, इसको बोलते हैं जिंक नाइट्राइट।
जिंक नाइट्रेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सेम हाइड्रोजन गैस तीनों में रिलीज हो रही है। तो जैसे ही जिंक का रिएक्शन होता है HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ में, तो आपको मिलता है जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस। तो लास्ट वाले स्टेप में क्या हुआ कि अगर जिंक का रिएक्शन होता है HNO3 के साथ में, तो जिंक रिएक्शन करने के बाद में आपको जिंक नाइट्रेट देगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ये सब रिएक्शंस ऐसे हैं कि जिसको आपको याद करना पड़ेगा, तो एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द कलर चेंज ऑब्जर्व्ड व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इन एयर। तो व्हाट इज द कलर चेंज ऑब्जर्व्ड व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इन एयर, मतलब बोला गया है कि अगर हम कॉपर पाउडर को हीट में एयर में हीट करते हैं, अगर कॉपर के पाउडर को आपने लिया और आपने एयर में उसको हीट किया, तो हीट करने के बाद क्या होगा। और साथ में बोला गया है कि इसका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में लिखना है। तो अगर आप कॉपर पाउडर को लेते हैं, एयर में ले जाते हैं, एयर में ले जाने पे क्या होता है कि अगर आप उसको हीट करते हैं तो क्या रिएक्शन होता है। तो देखिए, बोला गया है कि जब भी आप कॉपर पाउडर को एयर में ले जाते हैं और एयर में ले जाने पे हीट करते हैं, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन भी होता है, आपको पता है एयर में सारी गैसेस मिक्स होती हैं, आपका उसमें ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, सब मिक्स होता है। तो जब भी आप क्या करते हैं, व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इन एयर, जब भी हम कॉपर पाउडर को एयर में हीट करते हैं, एयर में गर्म करते हैं, तो होता क्या है कि इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। वो क्या करता है कि ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। जैसे कि आपने एक क्वेश्चन में देखा, कॉपर का ऑक्सीजन के साथ जैसे ही ये रिएक्शन होता है, तो ये क्या बन जाता है आपका कॉपर ऑक्साइड। तो अगर आप कॉपर के पाउडर को एयर में ले जाके हीट करते हैं, तो एयर में चूंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट होने की वजह से वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। तो द कलर चेंजेस फ्रॉम रेडिश ब्राउन, चूंकि आपका जो कॉपर का पाउडर होता है, इसका कलर जो होता है वो रेडिश ब्राउन होता है, हल्का रेडिश ब्राउन जैसा होता है, और ये कलर रेडिश ब्राउन से चेंज होके ब्लैक में हो जाता है। तो आप ये समझिए कि ये जो कॉपर ऑक्साइड होता है, इसका कलर जो होता है ये कन्वर्ट होके ब्लैक में चला आता है। तो जब भी आप कॉपर के पाउडर को एयर में हीट करते हैं, तो हीट करने में एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होने की वजह से वो रिएक्शन करा के कॉपर ऑक्साइड बनता है, और कॉपर ऑक्साइड का जो कलर होता है वो आपका ब्लैक होता है। तो इसका मतलब हो गया कि आपका जो कॉपर का पाउडर था उसका कलर जो है वो रेडिश ब्राउन है। तो रेडिश ब्राउन का जो कलर होता है वो कन्वर्ट होके ब्लैक में हो जा रहा है। तो और साथ में क्या होता है कि आपका ये रिएक्शन लिखा हुआ है। तो देख लीजिए कि व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इन एयर, जब भी एयर में हीट होता है, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, जिससे वो कॉपर ऑक्साइड बनाता है विच इज़ ब्लैक। और कॉपर ऑक्साइड का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है। ये सब चीज़ें बेसिक है, याद कर लीजिए। कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लैक होता है। द कलर चेंजेस फ्रॉम रेडिश ब्राउन, और जो कलर चेंज होता है वो रेडिश ब्राउन से चेंज होकर किस में आता है, टू ब्लैक, कॉपर ऑक्साइड का जो कि कलर है। और नीचे इसका इक्वेशन लिखा हुआ है। तो इसको जैसे लिखा हुआ है एज इट इज नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चालू करते हैं। नेक्स्ट, वाई शुड वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क बॉटल। आपने सुन रखा होगा कि जो सिल्वर क्लोराइड होता है इसको हम लोग डार्क बॉटल्स में स्टोर करके रखते हैं। डार्क बॉटल मतलब ऐसा बॉटल होता है कि जिसके अंदर लाइट ना जा पाए। डार्क बॉटल वही बॉटल होते हैं जिसके अंदर लाइट ना जाए, और हम लोग सिल्वर क्लोराइड को डार्क बॉटल में कैप्चर करके रखते हैं, उसके अंदर रखते हैं कि रोशनी उसके अंदर ना जाए। अब उसके अंदर रखने का रीज़न क्या होता है कि जब आप डार्क बॉटल के अंदर सिल्वर क्लोराइड को रखते हो, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड जैसे ही लाइट के साथ में कांटेक्ट में आता है, लाइट के कांटेक्ट में जैसे आता है, तुरंत ही उसमें एक फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कब होता है, जब कोई भी चीज़ सन के प्रेजेंट में आती है, और उससे क्या होता है कि आपका सिल्वर क्लोराइड Ag और Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है, टूट जाता है। तो देखिए बोला गया है सिल्वर क्लोराइड इज सेंसिटिव टू लाइट, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड जो होता है लाइट को लेके बहुत संवेदनशील होता है। लाइट उस पर पड़ती है तो वो तुरंत रिएक्ट करना चालू हो जाता है। व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट, जब भी सनलाइट को दिखाया जाता है, जब भी सनलाइट के कांटेक्ट में आता है सिल्वर क्लोराइड, तो क्या होता है, इट अंडरगोज ए
फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो उसमें क्या होता है, एक फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है जो अभी मैंने बताया, और उसके बाद क्या होता है, और इट ब्रेक्स डाउन इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन गैस। तो वो क्या होगा, आपका सिल्वर क्लोराइड जो होगा वो सिल्वर और क्लोरीन गैस में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो सबसे बड़ा रीज़न क्या हुआ कि आप सिल्वर क्लोराइड जो होता है लाइट को लेके बहुत सेंसिटिव होता है। जैसे ही वो सनलाइट के कांटेक्ट में आता है, कांटेक्ट में आने के बाद ही उसमें एक फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि आपका सिल्वर क्लोराइड Ag और Cl2 में ब्रेक डाउन हो जाता है। और क्या होता है, टू प्रिवेंट दिस रिएक्शन, और इस रिएक्शन को रोकने के लिए कि सिल्वर क्लोराइड आपका जो है इन दोनों में ब्रेक ना होने पाए, इसको रोकने के लिए क्या करते हैं कि हम लोग सिल्वर क्लोराइड को क्या करते हैं, हम लोग एक डार्क बॉटल में रखते हैं ताकि उसमें जो है लाइट इंटर ही ना कर पाए। अगर लाइट इंटर नहीं करेगा तो आपका जो सिल्वर क्लोराइड है वो Ag और Cl2 में क्लोरीन गैस में नहीं टूटेगा। तो इस रिएक्शन को रोकने के लिए हम लोग सिल्वर क्लोराइड को एक डार्क बॉटल में रखते हैं। आगे देख लीजिए, टू प्रिवेंट दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन को रोकने के लिए सिल्वर क्लोराइड इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स दैट ब्लॉक सनलाइट। तो इस रिएक्शन को रोकने के लिए हम लोग सिल्वर क्लोराइड को एक डार्क कलर्ड बॉटल में स्टोर करते हैं ताकि क्या है, सनलाइट जो है अंदर इंटर ना कर पाए। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे और इसको नोट डाउन कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। Why is respiration considered an exothermic reaction? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैंने आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बता रखा होगा, रिएक्शंस के टाइप में एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक बता रखा है। तो बोला गया है कि जो रिस्पायरेशन होता है वो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों होता है। तो चूंकि आपको पता है, मैंने एक बेसिक डिफरेंस बता रखा था कि ब्रीदिंग एक अलग चीज़ होती है और रिस्पायरेशन अलग होता है। एक होता है ब्रीदिंग और एक होता है रिस्पायरेशन। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। बेसिक डिफरेंस क्या है कि ब्रीदिंग का मतलब होता है कि हम लोग का इनहेल और एक्सहेल, सांस लेना और सांस छोड़ना, ये होता है ब्रीदिंग। सिंपल है, ये कोई किसी भी टाइप का रिएक्शन नहीं होता है। ब्रीदिंग किसी भी टाइप का रिएक्शन नहीं होता है। रिस्पायरेशन जो होता है वो एक केमिकल रिएक्शन होता है। रिस्पायरेशन एक केमिकल रिएक्शन होता है। इसमें होता क्या है कि हम लोग एनर्जी को रिलीज करते हैं। आमतौर पे क्या होता है कि जो हमने खाना खा रखा होता है उसके बाद से हम लोग जब सांस लेते हैं तो ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, और रिएक्शन होने के बाद CO2 बनता है, H2 बनता है, और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। तो मैंने आपको बता रखा था कि ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही हो उस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिस रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही हो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब चूंकि क्या है कि हम रिस्पायरेशन जब करते हैं तो रिस्पायरेशन करने में होता क्या है कि हमने जो ग्लूकोज ले रखा होता है, जो खाना हमने खा रखा होता है, उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, और रिएक्शन होने के बाद हीट निकलती है। तो हीट अगर रिलीज हो रही है तो वो कहलाता है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो क्वेश्चन बोला गया है कि व्हाई इज रिस्पायरेशन कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही होती है। देखिए इसका आंसर। अब लाइन टू लाइन स्टार्ट करते हैं। रिस्पायरेशन इज कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिस्पायरेशन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। इसमें एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है, एनर्जी निकलती है। बिकॉज क्यों, बिकॉज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान होता क्या है, एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट। एनर्जी बॉडी से रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट के फॉर्म में बॉडी से एनर्जी रिलीज हो रही होती है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इन रिस्पायरेशन में होता क्या है, ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, ग्लूकोज प्रेजेंट इन फूड, क्योंकि आपको पता है खाने में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, वो रिएक्शन करता है, रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इनसाइड द सेल ऑफ आवर बॉडी। आपको पता है इस प्रोसेस में होता क्या है कि हमारे खाने के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद आपका एनर्जी रिलीज करता है। तो लिखा है कि रिएक्ट करता है विथ ऑक्सीजन इनसाइड द सेल ऑफ आवर बॉडी टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो जब ग्लूकोज का रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ में तो क्या होता है कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, वाटर मिलता है, और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। अब एनर्जी यहाँ पे अगर रिलीज हो रही है तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
एक्सोथर्मिक कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको 6CO2 मिला, 6H2 मिला और एनर्जी रिलीज हुई। एनर्जी रिलीज होने का मतलब आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। अगर एनर्जी आपको गेन हो रही है तो वो आपका एंडोथर्मिक कहलाएगा। तो रिस्पायरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब भी हमने जो खाना खा रखा होता है उसमें जो ग्लूकोज होता है वो जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, रिएक्शन करता है, तो रिएक्शन करने में होता क्या है कि आपको एनर्जी रिलीज होती है, आपकी बॉडी से एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। और जब भी रिएक्शन होता है तो रिएक्शन होने में आपको CO2 मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और वाटर मिलता है और एनर्जी रिलीज होती है। आप देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे आपसे। और आपको किस चैप्टर का वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करके बताइए, उस चैप्टर का वीडियो जरूर बनाएंगे। थैंक यू।